लाइव स्ट्रीम पे मैंने डाल दिया है। विद इन 2 मिनट्स हम लाइव पे चले जाएंगे। एक सेकेंड। हाय एवरीवन, जितने भी लोग अभी धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे फेसबुक के ऊपर, लाइव स्ट्रीम मैंने कर दिया हुआ है। आज का हमारा सेशन है कहानियाँ कहानीकारों की। तो हम सभी जितने भी लोग हैं कि कभी ना कभी बचपन से लेकर अभी तक हम कहानियों से जुड़े हुए हैं। कई कहानियाँ हमें अपने अंदर से चेंज कर देती हैं, कई कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं, कई कहानियाँ हमें उन चीज़ों को, उन पहलू के बारे में बताती है जो हम शायद आम जिंदगी में ना जान पाएं। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो और इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो कहानियाँ लिखते हैं असल ज़िंदगी में उनकी क्या कहानी है। और इसीलिए इस सेशन का नाम भी रखा गया है कहानियाँ कहानीकारों की। तो आज हमारे साथ टॉक सेशन के लिए जुड़े हैं मोहित मुदिता द्विवेदी जी, द मॉडर्न पोइट से। उसके अलावा प्रभात नमस्कार। अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही उम्दा कहानीकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ फैज़ी खान मैम जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी समय से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुशाग्र जी जुड़े हुए हैं। और उनके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतन भाई जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक सेशन में। तो सबसे पहले मैं मोहित भाई जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैं काफ़ी वक्त से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और लगातार आपके अपडेट्स मिलते रहते हैं मुझे। तो एक कहानीकार और एक नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क होता है, मैं ये जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। सबसे पहले पोएटिक आत्मा को बहुत बहुत बधाई। ये ग्लोबल फेस्टिवल कराने के लिए लॉकडाउन के वक्त में, जहाँ पे सब लोग पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, आपने लिटरेचर के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बहुत और शुक्रिया भाई सबसे जी। ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया हम कहानीकारों को भी थोड़ा तवज्जो देने के लिए, क्योंकि हम लोग को मिलती नहीं है इतनी, हाँ जहाँ भाई पर जी, आपकी गजलों मोहब्बत है शायरियों के भाई। दौर में अ, आपका सवाल था कि कहानीकार और आम इंसान में क्या अंतर होता है। बस ये है कि आम इंसान कहानी जी रहा होता है और कहानीकार उस कहानी को लिख रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है। तो बस यहीं पे एक छोटी सी लाइन की मिस्टेक हो रही होती है कि जिस सेंटेंस में वो मौजूद होता है, हम उस सेंटेंस को लिख रहे होते हैं। तो नजरिए बदल जाते हैं और उस नजरिए को पेश करने का तरीका बदल जाता है। हम कहानीकार ज्यादातर जगहों पर यही कर रहे होते हैं। उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन चीजों को लिख रहे होते हैं और लोगों के सामने ला रहे होते हैं, अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने तरीके से। कभी थोड़ा सा फिक्शन मिला के, कभी थोड़ी सी सच्चाई मिला के, कभी थोड़ा सा तड़का लगा के। बिल्कुल जी बिल्कुल भाई। भाईजान। मैं एक चीज़ उसके साथ ही मैं प्रभात अवस्थी भाई आपके पास आऊँगा। मैंने ज़्यादातर देखा है आपकी कहानियों में तकरीबन ज़्यादातर सोशल मैसेज होता है, या वो किसी ना किसी एक चीज़ के ऊपर कटाक्ष कर रही होती हैं। तो जब आप इस प्रकार की कहानियां लिखते हैं, तो क्या वो चीजें जो आप कहानियों में लिखते हैं वो असल जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं या रिलेट कर पाती हैं, या वो एक फिक्शन है जो आप अपने दिमाग में क्रिएट कर कर उस चीजों को लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल, मुझे ये निचोड़ती है, अंदर से कचोड़ती है। मैंने अगर 21-22 कहानियाँ लिखी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं। तो मैंने उसमें 17 कहानियाँ लड़कियों की लिखी, क्योंकि मुझे दिखता है यार कि लड़कियों के साथ ना, आपको याद होगा, मैंने कल आपने जब मुझसे कहा कि लिस्ट बनाइए, तो मैंने कहा कि किसी का नाम कहीं हो, लेकिन फैज़ी का नाम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लड़की है और लड़कियों को सबसे ऊपर रखना चाहिए हर चीज़ में। तो वो बिल्कुल कचोटता है अंदर से कि हर चीज़ लड़कियों के लिए लिखनी चाहिए। अब कहानीकार वो होते हैं ना, जो जो देखें वही लिख दें। झूठ सच कुछ भी हो सकता है, वो सच ही लिखें अपनी भाषा में। तो मैंने वही लिखा जो मैंने देखा, रिक्शे वाला हो, कुछ भी हो। जो मुझे बुरा लगता है कि यार ये मतलब वो तबका जिसको अमीरों ने निचोड़ दिया एकदम, और फिर प्यासा छोड़ दिया, पानी उनका निचोड़ करके उन्हें पानी तक नहीं दिया भरने में। उनके लिए लिखना, मैंने उनके लिए ही लिखा और कई लोगों से सीखा, कई लोगों को देख के। मोहित भाई भी एक है, उनकी मुझे बड़ी पसंद है कि जो लिखते हैं वो जिनके लिए लिखते हैं, उन्हीं को देख के मैं अक्सर लिखता हूँ और उन्हीं को जीता भी हूँ अक्सर मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही जितने तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनको आइडिया मिल गया होगा हम किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक मिनट का, डेढ़ डेढ़ मिनट का एक इंट्रो सेशन ले लेते हैं सभी से। मोहित भाई आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित मुदिता द्विवेदी है। और
मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से रहने वाला हूँ और पिछले कहानियां तो बहुत समय से लिख रहा हूँ, लेकिन स्टोरी टेलिंग प्रॉपर तरीके से पिछले 2-3 सालों से शुरू करी है। और अपने ही प्लेटफॉर्म पर स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करी थी कथाकार के तौर पे 2017 में, जो कि पहला ऑफिशियल स्टोरी टेलिंग मेरे लिए इवेंट और प्लेटफॉर्म था। और तब से लेकर आज तक जगह जगह जाकर कहानियां सुनाना, कहानियों की वर्कशॉप्स लेना, बच्चों से लेकर बड़ों तक को कहानियां सिखाना और कहानियां सुनाना, ये दोनों काम करता आ रहा हूँ। और ईश्वर की दुआ रही तो आगे भी यही करते रहेंगे। हमारी दुआएं हमारे हमेशा साथ हैं, और ईश्वर भगवान सभी शुरू से आपके साथ हैं, तभी आप इतना सफर तय कर पाए हैं, और उम्मीद करता हूँ आगे भी तय कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आऊँगा फैजी मैम के पास। फैजी मैम, एक छोटा सा तारुफ आप लोगों से अपना कराएं। तो मैं जो रियलिस्टिक कहानियां होती हैं मैं वो उन चीज़ों पे लिखती हूँ, छोटे छोटे मौजू पे लिखती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें लिखने के लिए बहुत सारे। तो मुझे लगा कि 2017 में आखिर मुझे डेंगू हुआ था, और वो एक ऐसा टाइम था कि 30-40 दिन आप बेड पर ही हैं, तो आपको सारा जखीरा आपके सामने आता है कि आपने जो अब तक की जिंदगी जी है। तो आपको लगता है कि आपने नाना करते हुए भी ना बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कभी एक अच्छी बेटी के रोल में होने की वजह से, कभी एक अच्छी बहन के रोल होने की वजह से, कभी एक अच्छी फ्रेंड की वजह से। तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी हसरतें हैं आप उनको दबा लेते हैं, और वो बिल्कुल छोटे बिल्कुल मैम। छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो सालों सालों में वो फिर वो नासूर बन जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लिखूंगी। तो फिर मैंने 2018 में ख्यालों की उड़ान शुरू किया। और मैं ओरिजिनली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कानपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। और क्या बात है। इसलिए मेरी कहानियां जो हैं वो नॉर्थ यूपी के जो जिले होते हैं, कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, और वो ट्यूबवेल में नहाते बच्चे, आपको वो सारा असर दिखेगा मेरी कहानियों में, क्योंकि यूपी का जो हम लोगों के अंदर बसता है तो वो हमारी कहानियों में भी नजर आता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं सेल्फ कम्युनिकेशन पे काफी कहानी लिखी हूँ, तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग आपको किस हद तक एक आपकी पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ में भी हेल्प कर सकती है, मैं उसकी वर्कशॉप्स देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि स्टोरी राइटिंग के थ्रू लोगों को अपने अंदर जानने का और अंदर झांकने का एक मौका मिल सके, क्योंकि अगर आप सेल्फ अवेयर बन जाते हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो बिल्कुल बस बिल्कुल मैम। एक सेल्फ अवेयर होना उतना ही ज़रूरी है आज के डेट में। तो इसके साथ ही मैं आऊँगा रतन भाई आपके पास। नमस्कार। मेरा नमस्ते नाम भाईजान, रतन। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। जी और शुरू। मेरे लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं मतलब कहानीकार अपने आप को नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे मोहित भाई हैं, और प्रभात हैं, कुशाग्र हैं, फैजी हैं, ये लोग सिर्फ कहानियां, मतलब मैंने जितनी सुनी है और पढ़ी है इनकी, सिर्फ कहानियां लिखते हैं। तो ये लोग असल में कहानीकार हैं। तो जब मुझे लगा कि ऐसा कुछ सेशन होने वाला है, तो मैं अपने आप को कहानीकार के रूप में यहाँ पे सिर्फ नहीं देखता, बट वही है कि मेरे जहन में जो भी ख्याल आते हैं वो उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पन्ने पे उतर रहे हैं। वो मैं जानबूझकर कोई कहानी या कविता नहीं लिखता। तो हाँ, कहानियां कुछ लिखी हैं। और जो मेरी पहली कहानी है वो भी एक्चुअली मुझे लगता है मेरे जहन में जो सवाल चल रहे होते हैं कि जी बहुत छोटे छोटे और जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी सवाल होते हैं कुछ, जो हमें कोई नहीं बताता है। जो हमें स्कूल में, घरों में टीचर और पेरेंट्स, मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो मेरी कहानियां वैसी कुछ होती हैं, जो मुझे सवाल पूछने होते हैं तो मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, और मुझे खुद से ही जवाब मिलते हैं या लोगों से जवाब मिलते हैं, नेचर से जवाब मिलते हैं। तो वही बस मैं कहने की कोशिश करता हूँ, और वो किस तरीके की टेक्निकल फॉर्मेट में आती है, तो वो अगर कहानी है तो बहुत अच्छी बात है, एक कहानीकार बन गया मैं। और एक वो कविता आ गई तो एक कवि बन गया मैं। तो मेरे लिए मतलब ये सारी चीजें टेक्निकलिटी सेकेंडरी है, पर हाँ इम्पोर्टेंट है। और पहले ख्याल कि मतलब आपके जहन में जो चीजें हैं वो आप कह पाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, बहुत बहुत बढ़िया। कहानी और कविताएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक पूरा क्रिएट करना पड़ता है सीन को, और वो कहानी के वर्ड्स को ही आप मिला के वो पूरा सीन क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप अपनी कविताएं पढ़ते हैं, तो कहानी और कविताएं का दोनों का संगम होना बहुत ज़रूरी भी है, और बहुत अच्छा भी है कि आपको
आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और इसी तरह से आप चीज़ें करते हैं। इसके साथ ही मैं आऊँगा कुशाग्र भाई आपके पास। कुशाग्र भाई प्लीज़ अपना एक छोटा सा तारुफ जरूर सभी से कराएं। जी पहले तो मेरी आवाज आ रही है उसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, आवाज़ आ रही है और हमने देख रहे हैं कि आपने टी शर्ट चेंज कर ली है मेरे ख्याल से, या लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो तो ऐसा है कि मेरा नाम कुशाग्र है, और जब भी ऐसी बातें बातें होती हैं कि तुम क्या लिखते हो और क्या, तो ऐसे बहुत मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं खुद से ही सवाल करता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या लिखता हूँ, बस वो है कुशाग्र भाई कि आपका कैमरा ऑफ हो गया, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। हाँ, तो हाँ, ये आप ऐसे बोलिए। बीच में जो गड़बड़ी होती है, तो हाँ, तो ऐसे मैंने एक कूल सा इंट्रोडक्शन बना दिया है कि मैं सुबह से शाम वाला लेखक हूँ। सुबह मैं कंप्यूटर की भाषा में लिखता हूँ, शाम को मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ। तो क्या बात है, ये ऐसा क्या बात। मेरा तो हुआ कुछ यूं कि बहुत मतलब कि मैं अब सोचता हूँ तो मैं काफी टाइम से ही लिख रहा हूँ, मतलब कि हमारे टाइम पर सीसी का स्कूल में सीसी चालू हुआ था, तो उसमें आपको प्रेजेंटेशंस और कुछ कुछ कहानियां बोलनी होती थी। उसके अलग से नंबर होते थे, हर एक इंग्लिश बिल्कुल हिंदी। बिल्कुल। तो सीबीएसई स्कूलों में खासकर ये चीज का ध्यान रखना था। हम जब 8 9 में पहुंचे उन्होंने हाँ, तब शुरू किया था, बहुत मुश्किल हुई थी शुरुआत में। शुरुआत में बहुत ऐसे सब ऐसे हल्ला वल्ला कर रहे थे कि बोर्ड खत्म हो गया, ये हो खत्म हो गया, लेकिन मेरे लिए काफी मजे हो गए थे वो कि पढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ती थी और ये इसमें ज्यादा तो वहां से कहानियों का सफर शुरू हुआ कि रोड पे चलते चलते एक कहानी बना दी, और वो उसको कुछ मिल नहीं रहा है, बस वहां से एक लड़का चला और उसने क्या क्या करके वो अपने स्कूल पहुंच गया, वो एक कहानी हो गई पूरी। सही बात और वहां पर खूब तालियां वालियां पिट जाती थी कि अरे 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 ये तो बहुत ही भयंकर, और वहां खूब हंसने लगते थे। मैंने कहा चलो ये बढ़िया हिसाब बन रहा है, और नंबर नंबर काफी बढ़िया मिल जाते थे। है। हाँ, फिर सीजन का कॉलेज ये वॉलेज में फायदा गए। तो है। हाँ। फिर फिर कॉलेज में गए तो थोड़ा ड्रामा वामा करने लगे, कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी में थे। तो वहां से थोड़ा डीप समझने लगे कि और चीजों की कि हाँ करेक्टर क्या होता है, और फिर इंटरनल चीजें उसकी क्या चल रही होती है, बाकी अपने बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता लगी वहां पर कि एज अ इंसान, एज अ जहनी तौर पर तुम इंसान कैसे हो, और कैसा इंसान तुम्हें होना चाहिए बेहतरी के लिए। और फिर धीरे धीरे जब आगे ये स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, तो उसमें फिर चीजें और ज्यादा बेहतर होती गई। तो मेरा ये मानना है कि मैं स्टोरी टेलिंग के जरिए और ज्यादा अच्छा इंसान बनता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया। उसके कारण मैं बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती है मेरे को, कुछ जी। कहानियां बनाने के लिए, कुछ कहानियां लिखने के लिए। तो उस इन द सेम प्रोसेस, मेरे लिए प्रोसेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसी चीज मिली है मेरे को जिंदगी में जिसका मैं प्रोसेस बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ एंड बहुत प्रोडक्ट से। क्योंकि हमेशा हमारे मन में ये होता है कि हाँ हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हमको ये इतनी लाख की नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल, हमेशा हम एंड प्रोडक्ट के, हर बार हर चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें एंड प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस प्रोसेस को आज तक, मतलब कि ये पहली चीज है जिसको मैंने एंजॉय करा है। और एक बार मैं ऐसे ही पहाड़ों से आ रहा था, तो कुछ कुछ गाने आपको कभी कभी आप बहुत बार वो गाने सुन चुके होते हैं, लेकिन बहुत कभी कभी चमक जाता है, गाना गाना चमक जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वहां से मैं वापस आ रहा था, पीछे गाना चल रहा था, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। तो मेरे साथ वहीं पर ही कोई लोग मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अरे मतलब कितना फालतू सा गाना है कि हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, अरे हमारे साथ साथ रास्ते भी चलने लगेंगे तो यार हम तो वहीं स्टैंड हो जाएंगे। तो उसने कहा तुम यार बेवकूफ हो, तुम आगे चल रहे हो, रास्ते पीछे चल रहे हैं। तो मैं कहा ओ, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिर आगे उसके लाइन आती है, हाँ 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 मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तब वहां पर ऐसे रियलाइजेशन हो जाती है, अच्छा अरे इतने टाइम से मैं तो ये गाना सुन रहा था, आज पता लगा कि असल मीनिंग क्या है, कि मतलब कि आपको मंजिल से ज्यादा जब रास्ते अच्छे लगने लगते हैं, तो हाँ, तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशंस और वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
तो इस हाँ, बात ये सब हो इस रहा है गाने मेरे से साथ मेरे को एक अभी। बात याद आ गई। अभी भी जब भी तकरीबन मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे, तो अचानक से ये ना गाना दिमाग में साउंड करने लगता है। जब आप कुछ ख्याल अपने कोई चल रहे होते हैं तो अचानक से गाना बैकग्राउंड में चलने लगता है कि हम जो चलने लगे हाँ प्रॉपरली। और वो ना पर्टिकुलर अगर आपका लंबा रास्ता है ना, वो आपको ऐसा लगे बस अभी तो खत्म हो जाएगा ये। तो ये काफी अच्छा रहता है ऐसा चीज जब भी आपके हाँ साथ हाँ चले। और जब आज भी जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक मैं हमेशा मेरी आदत है या कहें कि वो अपने आप बना हुआ है कि मैं गाने ही गाता हूँ, चाहे जैसी हाँ। मर्जी आवाज में गाऊं, पर मैं गाता गाने ही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम है आपका। इसके बाद मैं चलता हूँ प्रभात भाई आपके पास। आप अपने बारे में कुछ बताएं। पहले तो आपका शुक्रिया ना, क्योंकि लास्ट इवेंट जो हम लोगों ने साथ किया था ना, हम लोग मिले थे तो नज़रिया था। तो नज़रिया होता हम लोग मिले थे, उसके बाद से लॉकडाउन हुआ, हम लोग मिले नहीं। मिलते हैं बिल्कुल तो अक्सर बातें करते हैं। आपका फिर शुक्रिया कि आपने एक साथ बैठा दिया हमें। और कहानी लिखने का सिलसिला ना मेरा अजीब है। मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। मैंने लिखना चालू किया क्योंकि इसमें ना मुझे लगा कि थोड़ी एडवांटेज है। कॉलेज में था तो असाइनमेंट कम करने पड़ते थे कहानी लिखने की वजह से। तो अरे वहां से वाह। लिखना चालू हुआ। मुझे लगा यार काम कम करना पड़ेगा, लिख देते हैं, कहानी सुना देते हैं, निपट जाएंगे। तो किस्सा बाद में सुनाएंगे, लेकिन कहानियां लिखना, हाँ मैं भी बांदा से हूँ। कानपुर के पास एक छोटा सा जिला है। मोहित भाई जानते होंगे, मोहित भाई भी मेरे पड़ोसी हैं। तो अरे वाह। हाँ, आप लोग आस पास के लोग हैं। और उसके बाद फिर कहानियां लिखी, लोगों की कहानियां लिखी, जो दिखा वो लिखा। एक्चुअली बच्चे की कहानी लिखी, जो लगा ना कि कचोटता है, जो मैंने पहले कहा, तो मैंने हमेशा उसी के लिए लिखा और आगे भी लिखता रहूंगा। प्यार की एक कहानी लिख पाया क्योंकि प्यार ना हुआ और ना फील आया। बस इतना था। बहुत बढ़िया भाईजान, बहुत बढ़िया। हम सभी कहीं ना कहीं कहानियों से खुद को रिलेट कर पाते हैं, या उसमें से कोई एक करेक्टर ऐसा जरूर होता है कि वो हमसे रिलेट कर रहा होता है। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होगा, आपने कोई कहानी लिखी होगी और उस कहानी का कोई ऐसा करेक्टर होगा कि नहीं यार, ये मैं हूँ, ये जो कर रहा है बंदा या इसका जो फ्यूचर होगा वो मैं हूँ, और मैं खुद ही डिसाइड कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कि अगर आप कोई कहानी लिखी और आपने सुजेस्ट किया कि नहीं ये मेरा करेक्टर है, इसको मैं अपने तरीके से चलाऊंगा? मोहित भाई आपसे। नहीं। हाँ दरअसल हर कहानी में जब हम हर कहानी लिख रहे होते हैं, और जो खास तौर पे हर कहानी में कहानीकार अपना अंश जरूर छोड़ता है, अपने आप को वो जरूर वहां पर छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं पे अपना वो सिग्नेचर जरूर देकर जाता है। बिल्कुल। और जब बात होती है कि अपने आप को वहां पर रखने की या फिर अपने पर्सपेक्टिव से, तो जब हम लोग कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, हम सारे, आई एम श्योर कि सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे, हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं तो हम उस कैरेक्टर को पहले जीने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता या हम इस तरह से इस सिचुएशन में होते तो हम क्या डिसीजंस ले रहे होते, या फिर कैरेक्टर्स बिल्कुल। के इर्द गिर्द जो हम इमोशन और उसकी डिसीजन मेकिंग या उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उस कैरेक्टर की क्या डिसीजंस हैं, और उस डिसीजन और क्या उसका माइंडसेट है, उसकी वजह से क्या डिसीजंस बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर कहानियां चल रही होती हैं। और उसमें ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस काम आता है कि हमने, अगर हम इस सिचुएशन में हुए होते तो कहीं ना कहीं हम किस जगह पर कहानी ले गए होते, अनटिल अनलेस कोई ऐसा फिक्शन कैरेक्टर ना लिख रहे हो जिसमें हम मौजूद ही ना रहे हो, या फिर महाभारत के समय की कहानी लिख दें। लेकिन उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल जरूर करते हैं कि अगर बिल्कुल। इन सिनेरियो पे हम फंसे होते और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, तो हमने शायद ये डिसीजन लिया होता। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई जी, बहुत बहुत वो बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट और है जी। बिल्कुल इसके साथ मैं फैजी मैम आपके पास आऊंगा। आप जैसे आपने पीछे बताया कि आपको डेंगू हुआ था और काफी सारी कहानियां लिखी हैं आपने और सोचने का वक्त मिला, उनमें से कोई एक कहानी जो आपको बेहद पसंद हो और क्यों पसंद है, और उस कहानी के बारे में कुछ बताएं। मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है भूख। भूख। हाँ, तो जी। 2025 का एक ऐसा वक्त रहा था, तो जिसमें मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल एक तरफ और वो 3 महीने जिंदगी के बिल्कुल एक तरफ। तो वो कहते हैं ना कि एक भूखा पेट है या फिर आपका अगर पर्स खाली है, तो वो चीजें आपको जिंदगी की सबसे अच्छी सीख देती हैं। और भूख बिल्कुल। इसलिए सबसे स्पेशल है क्योंकि वो मेरी पहली कहानी थी जो मैंने परफॉर्म की थी। तो आई परफॉर्म सितंबर 2018, और जिंदगी में पहली बार परफॉर्म किया था। और मुझे यही डर लग रहा था कि बहुत ज्यादा फिलर्स तब इस्तेमाल करती थी। कोई इंसान पहली बार परफॉर्म करेगा तो उसकी हालत खराब हो रही होती। फिर बिल्कुल। वो बिल्कुल। थर्ड पर्सन लिखी है, तो मेरी खुद की कहानी है। तो जब वो मैंने बताई, तो और जब लाइट्स जब ऑन हुई थी, तो मैंने जब लोगों को देखा था तो उनकी आंखों में भी आंसू थे।
तो फिर मुझे लगा था कि हाँ शायद एक जो हम लैंग्वेज का बैरियर मानते हैं या फिर और कुछ चीज़ों का हम बैरियर मान लेते हैं कि नहीं कहानी अच्छी नहीं थी या फिर कुछ भी, पर जो भी कहानी आपने अफसुदा हो बहुत जज्बातों के साथ लिखी है और कहीं ना कहीं रोते हुए लिखी है, तो अगर दिल से आप लिखते हैं तो वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो जी वो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो उन सब लोगों के लिए थी जो जिन्होंने अनकन्वेंशनल स्टैंड्स लिए हैं अपनी जिंदगी में। जैसे भले ही कोई बहुत ही अच्छी सी चीज आपने छोड़ दी जो समाज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, पर आपका दिल वहां पे नहीं लगता है। तो एक होता है कि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, लीव अबाउट बीइंग लाइक दिस, वो जो बोरोड इमेज हम बोलते हैं कि ये चीज अच्छी है, बहुत कूल लगती है, जमाने के लिए उसका जो है औदा बहुत अच्छा है, पर आपके खुद के लिए क्या? तो एक ऐसा टाइम आता है कि इट्स डू और डाई स्टेज, कि ठीक है कितना बुरा वक्त आएगा देख लूंगी। तो वो उस चीज की कहानी है, और सब लोग कनेक्ट इसलिए कर पाए जितने भी ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं या फिर जितने लोगों की जिंदगी में, एक्चुअली सभी की जिंदगी में जद्दोजहद का एक फैक्टर आता है। और कभी कभी इतना कम पैसा होता है आपके पास, खासतौर से आर्टिस्ट तो ये जानते हैं कि आपके पास सिर्फ केले खाने के पैसे होते हैं कि वो आप, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट तो चाय में ही बिक जाते हैं। हाँ कि आपकी खुराक ही यही होती है कि कुछ केले, एक दो केले और पार्ले जी बिस्किट। और जो वक्त है वो सबसे प्यारा वक्त होता है, जब आप बेहद भूखी होते हैं आप, और आप सड़कों पे घूम रहे होते हैं और आप ये भी सोच रहे होते हैं कि मतलब क्यों कर रही हूँ ये मैं ऐसा, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, फिर आपको ये भी लगता है कि नहीं यही तो मैं करना चाहती हूँ। वो ऐसा टाइम होता है कि आप अपने आप के सामने खड़े होते हैं कि या तो आप इधर जाएंगे या फिर आप उधर जाएंगे। और उसमें एक सेंटेंस है कि जब आपको भूख लगती है और आपको बेहद भूख लगती है, तो आप जी अपने वैल्यूज पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो अरे एक वाह बहुत बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया। हर कोई इंसान उस चीज को नहीं जो है जी पाता है, वो समाज के बनाए हुए दायरे को क्रॉस नहीं कर पाता है। और जो आपकी जहनी आजादी है वो उस दायरे से बाहर ही मिलती है। आप अंदर रहेंगे, इसमें काफी मेरे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, उनका दिल उस जॉब में नहीं लगता था और उन्होंने वो कंटिन्यू किया। उनके पास अभी पैसा है, सब कुछ है, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा घुट रहे हैं। तो वो सब चीजों की कहानी है कि आप उस घुटन से कैसे भी करके ना बाहर निकलो। एक बार बाहर निकलने की हिम्मत करो, अपने आप चीजें जो हैं वो कनेक्ट होती चली जाती हैं। दिक्कतें तो आएंगी, अब बिना दिक्कतों के तो क्या ही जिंदगी। और उसमें एक बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवा, अगर आसानियां जिंदगी दुश्वार हो जाए। अरे वाह जितनी क्या बात है क्या बात है भी क्या बात मुश्किलें हैं, आप उनको उछलते कूदते फांदते पार कर लेते हो। और अगर जिंदगी बिल्कुल आसान होती है तो आपका जीना ही दुश्वार हो जाएगा, आपको जिंदगी खलने लगेगी बहुत की बताओ हद होती है क्या हो रहा है जिंदगी में। तो बिल्कुल भूख बिल्कुल। ये स्पेशल है। और भूख के बाद लोगों ने मुझे स्टोरी टेलर बना दिया, अरे क्योंकि वाह मैं काफी रिजर्व नेचर की हूँ, तो मैं सिर्फ पर्दे के पीछे रहना चाह रही थी कि मैं सिर्फ लिखूं, लोग कहानी पढ़ी। पर भूख आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझे स्टोरी टेलर के फॉर्म में देखना चाहते हैं, और मैं उनको बोलती थी कि मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कहानियां लिखती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो तब से बहुत ये है बढ़िया कि बहुत बढ़िया। मोहब्बत भी है, उसके बाद ये स्टोरी टेलर बन गई। बहुत बढ़िया मैं बहुत बढ़िया। अभी पीछे कुछ पिछले साल फिल्म आई थी गली बॉय। उसका एक डायलॉग था जो उसमें था कि जब रणवीर सिंह अपनी स्टोरी लेकर अपनी डायलॉग लेकर जाता है कि आप मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, तो वहाँ पे एक डायलॉग है कि अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई और क्यों पढ़ेगा। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, जितने खूबसूरती से आप अपने बयां प्रेजेंट कर सकते हैं शायद दूसरा ना कर पाए, शायद दूसरा उसके साथ इंसाफ ना कर पाए, वो चीज़ भी रहती है। और जैसा आपने बताया कि आर्टिस्ट हमेशा मुफलसी में रहते हैं, तो मेरे को एक याद आया, मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं हमारे, जिनसे हमने काफ़ी चीज़ सीखी है। वो हैं यंगवीर भाई हैं, गायना स्टेशन में एंकर हैं। एक मिनट आप सब लोग म्यूट कर लीजिए जो नहीं बोल रहे हो, बाकी बहुत नॉइज आ रही है। एक सेकंड आप। हाँ अब जो बोल रहे हैं वो अभी कुशाग्र भाई आपका, मैं एक मिनट में, हाँ फैजी मैम का मैं म्यूट कर दूँ। भाई की ओके डन, मैंने सभी को म्यूट कर दिया हुआ है। तो मुझे मैडम की बात से एक चीज़ याद आई कि जैसा मैडम ने बताया था, तो
हमारे सीनियर हैं, यंगवीर भाई हैं, राइट नाउ अभी 9X स्टेशन में वो एंकर हैं, और जितने भी बॉलीवुड पंजाबी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। तो उन्होंने एक अपना किस्सा बताया था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। अभी भी खैर चीज़ें काफ़ी बन गई हैं कि उनको घर से 5 रुपये मिलते थे, और उनके पास ऑप्शन होती थी या तो वो चाय पी लें या ऑटो से घर चले जाएं। तो वो 5 रुपए की चाय पी लेते थे और घर पैदल चले जाते थे ताकि चीज़ें बच जाए। और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 2-3 बार पैदल जाएंगे, चाय भी स्किप करके किताबें खरीदते थे, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और शायद वो स्ट्रगल ये कि आज वो 9 स्टेशन जैसे बड़े चैनल पे पहुंचे हुए हैं एज बीइंग एन एंकर। तो ये चीज़ें कभी कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। रतन भाई, मैं आपके पास आऊंगा, एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं लिखने के लिए? अ, जी जी, आ रही है भाई जान यहाँ से। और लिखने के लिए इंस्पायर, अब मुझे लगता है मैंने लिखना इसलिए किया था कि शुरू किया था क्योंकि मुझे खुद को मोटिवेशन की जरूरत थी। मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, तो मैं जी उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही लिखता हूँ। और हाँ, मतलब एक लाइन में बोलूँ तो यही है कि जो भी सवाल, जो भी मुझे जिस सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं सोसाइटी में, कि ये क्यों हो रहा है या ऐसे चाहिए, या हम किसी भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं बिना किसी क्वेश्चन के, या मतलब कोई भी चीज कि हम ये कर क्यों रहे हैं, या आप क्या 100% श्योर हो कि जो कर रहे हैं वो सही है? अगर नहीं है तो हम दूसरी चीज क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, या कह लीजिए कि यही प्रोसेस है, मुझे इंस्पायर करती हैं लिखने के लिए। तो मैं बहुत इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता रहता हूँ बस। बहुत बढ़िया भाईजान, मैं उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब जल्दी आपको मिलें, और भी कई चीज़ें आप स्टोरीज निकल कर आएँ। इसके साथ ही मैं मोहित भाई आपके पास आऊँगा। जैसे जी कि भाई। हम सभी जान रहे हैं, और जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, कि आप थिएटर भी करते हैं, उसके अलावा आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, और कई जगह पे आप नरेटर के तौर पर भी मैंने आपको देखा है परफॉर्म करते हुए। तो बीइंग अ स्टोरी टेलर और बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, दोनों को अगर अलग करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? कि अगर आपसे कहा जाए अगर आपसे कहा जाए देखिए, आप स्टोरी टेलर ही बने या थिएटर आर्टिस्ट ही बने, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इसमें एक छोटा सा करेक्शन, थिएटर करते थे, करते सॉरी हैं नहीं करते हैं, सॉरी फिलहाल। करते हैं अब, अच्छा फिलहाल नहीं कर रहे हैं। करते थे, कभी किया करते थे। खैर, थिएटर आर्टिस्ट एंड स्टोरी टेलर ये दोनों बहुत ही ज्यादा, मतलब डिफरेंट चीज है, क्योंकि थिएटर एक हमेशा टीम वर्क होता है। थिएटर में यू नीड अ टीम, जहाँ पर हर तरह की चीजें, आपका सबका एक रोल डिफाइन होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप बैक स्टेज पे काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप रिकर्शन पे हैं, आप लाइटिंग पे हैं। तो वो वहाँ पर अलग, हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा होता है। और स्टोरी टेलिंग में आपके पास सोलिली आपकी एक कहानी होती है जो आपको कन्वे करनी होती है अपनी ऑडियंस को। और दोनों अपने अपने में एक, मतलब बेहतरीन आर्ट फॉर्म है। वहां पर सबके साथ मिलकर एक कहानी दिखानी होती है, और यहाँ पर एक खुद की कहानी लेकर या किसी की भी कहानी लेकर आपको जनता को सुनानी होती है, और उसे कन्विंस करना होता है कि नहीं, ये कहानी आपकी ही लिए थी और आपके ही द्वारा आप तक पहुंचाई गई है, बिना किसी, क्योंकि स्टोरी, हम बचपन से लेकर आज तक स्टोरीज ही ऐसी चीज है जो हमें हमेशा एक्साइट करके आई है। चाहे छोटेपन में हमारी दादी और बाबा हमें कहानी सुनाते थे, या फिर अब हम लोगों ने वो ले लिया है उस परंपरा को कि अब हम लोग लोगों तक कहानियों को पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहानियों से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगी में। और ये लिटरली देखा है मैंने सामने सामने से, कहानियों से असर पड़ते हुए लोगों के लिए। अभी ऑडियो कहानियां, जब मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है ऑडियो कहानियां विद मोहित, अभी 4-5 एपिसोड आए हैं उसके। जी उसकी एक तीसरी कहानी थी द पैसेंजर। वो जी कहानी जैसे ही रिलीज हुई तो मेरे पास रात में एक मैसेज आया कि दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली, यू सेव्ड माई लाइफ। और उस सिर्फ 3 मिनट की कहानी ने अगर किसी पे ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और फिर यही चीज आपको मोटिवेट करती रहती है कि आप कहानियां लिखते रहें, और इन उन जो चीजें लोगों के सामने भी होकर लोग उसे नहीं महसूस कर पा रहे, उन्हें वो महसूस कराते रहें कि वो उनके अंदर मौजूद है। तो बेशक कहानी लिखना और कहानी सुनाना, मतलब लाइक स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग सबसे ब्यूटीफुल चीज आती है। थिएटर भी एक तरीके से स्टोरी टेलिंग ही है, एक कहानी को प्रेजेंट करना ही है, लेकिन बस वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। स्टोरी टेलिंग हम अपने राजा खुद होते हैं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल।
भाई जी आपके लिए एक साथ साथ हम कमेंट भी ले रहे हैं। तो अभी आपके एक फैन ने कमेंट किया है, सना उम्मीद जी हैं। उन्होंने लिखा है कि अरे लव रिएक्ट फॉर मोहित मोहिता द्विवेदी सर, बिग फैन सर। सर याद है हम दिल्ली में मिले थे एक बार, आप बड़े दानवीर हैं सर, एक बार आपसे मिलना है प्लीज़ सर, प्लीज़ एक बार मेरा नाम ले लीजिए सर, हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो ये सना उम्मीद जी का मैसेज था अरे आपके ये लिए। मेरी बहन है लखनऊ से, ये मस्ती कर रही है। नहीं नहीं, अरे फिर तो और अच्छा है। ये छोटी बहन है मेरी। लखनऊ से अपने सना। लोग अपने लोग जब सेशन सुन रहे होते हैं ना तो काफी और मजा आता है। हमें बिग पता है लव कि पूरी सना। दुनिया बिग अच्छा लव। कमेंट कर रही होगी, अच्छा कमेंट कर रही होगी, और अब अचानक से बीच तुम्हारी में एक ऐसा चॉकलेट, कमेंट आ जाएगा। चॉकलेट कैंसिल तुम्हारी। तो इसके साथ ही मैं आऊंगा रतन भाई, कुशागर भाई आपके पास आते हैं। जी भाई। बीइंग अ स्टोरी टेलर, हम जब फिल्में भी देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, ये डायरेक्टर ने ये सीन जो रखा है इसको थोड़ा सा चेंज करता तो शायद ज्यादा मजा आता। तो ऐसी कोई फिल्म, ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो कि जब आपने वो आ, मूवी देखी और मुझे लगा कि नहीं, चेंज होना चाहिए। आ, भाई देखिए, ऐसा होता है कि जैसे जैसे मैं मैं मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी हुई हैं। एक तो क्या हुआ था एक बार कि मैं 11th में था, तो तब नया नया इंटरनेट लगा था घर पे, ब्रॉडबैंड लगा था। और ऐसा हो गया था कि दिन में 2 पिक्चरें तो देख डालनी है, और सैटरडे संडे आया है तो बस एकदम पसर के बेड पे लेटना है और कंप्यूटर ऑन कर देना और पूरे दिन पिक्चरें ही चल रही हैं। और उस वक्त सच में पहली बार हॉलीवुड से नाता जुड़ा था कि अरे ये भी कुछ होता है, क्योंकि उससे पहले सब बॉलीवुड देखा था। और बॉलीवुड का कुछ पुराना काम देखा था दूरदर्शन पे। तो बचपन से दूरदर्शन बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो उस पे 12 बजे पिक्चर आ जाती थी और एक 3:30-4 बजे पिक्चर आ जाती थी। जी। तो वो वाला सिनेमा एक देख रहा था मैं, और एक हॉलीवुड वाला सिनेमा देख रहा था। तो वो जो पुराना वाला सिनेमा था वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया देता था, और ये जो नया वाला सिनेमा था जो हॉलीवुड वाला देख रहा था वो बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग था। एक तरह से माइंड खोल देने वाला था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, कहीं किसी जहान में कोई लोग ऐसा भी कुछ चीजें बना रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो बातें, वो पिक्चरें एकदम छप जाती हैं। अब आगे चल के क्या हुआ कि अब बहुत ज्यादा पिक्चरें जब मैं और देखने लगा, तो उसमें वैसे होने लगा कि तो वो वैसा है कि यार इसने वैसा काम क्यों नहीं किया, और उस तरह से इसको बनाया जा सकता था तो वो और खूबसूरत होता। लेकिन फिर आगे चल चल के मैंने बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करा, एज एज अ राइटर और एज अ छोटा छोटा एडी काम किया। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये प्रोसेस जो है, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, वो इतना ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा मुश्किल है, और इतना ज्यादा इज्जत बढ़ गई उस काम के लिए कि अब मैं कोई नुस्ख कुछ नहीं निकालता हूँ। मैं शांति से कह देता हूँ अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, आगे बस आप बनाते रहिए। क्योंकि वो, आप देखिए कि फिल्म मेकिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा मुश्किल है। वो एक एक मिनट एक एक दिन में बन रहा है वो। तो तो मतलब कि एज अ ऑडियंस बस वो करके कि हाँ ये ऐसा बेहतर बेहतर, तो हर चीज में फिर बहुत ज्यादा कि हर चीज में बहुत ज्यादा बेहतर हो ही सकता है, हर काम में बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा देखना शुरू करा, बहुत ज्यादा समझना शुरू करा कि हाँ फिल्म मेकिंग ऐसी बनती है, तो एक एक अलग लेवल की इज्जत बढ़ गई। क्योंकि इसीलिए बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं, बहुत जी। कम लोग वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम है वो। तो इसलिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई उस काम के लिए। तो मैंने वो नुस्ख उसक निकालना तो काफी कम ही किया। ये मेरे साथ भी हुआ है। हम जर्नलिज्म, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म से है, तो हमें फाइनल ईयर में एक शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। और वो 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, उसे बनाने में हमें तकरीबन 1 हफ्ता लग गया था। और उस 1 हफ्ते में हमें ना सोने का पता लगता था ना जागने का पता लगता था। कई बार स्टूडियो में बैठे हैं, सुबह से शाम होगी पता ही नहीं लगा। उसके बाद से सेम हमने भी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। मोहित भाई ने तो थिएटर में किया ही होगा बेसिकली।
एक शुरू करेंगे, प्रभात भाई आपसे शुरू करेंगे। एक लाइन आप बोलेंगे, फिर कुशाग्र भाई, फिर फैजी मैम, फिर रतन भाई, फिर मोहित भाई। अब एक स्टोरी बनानी है आपको, इस वक्त सभी जने को मिलके एक एक दो दो लाइन, आप सभी जने वन बाय वन करते हैं। हम्म, ये काफी डिफिकल्ट काम, अरे चूड़ियों के बाद। आपके लिए नहीं क्या नहीं, डिफिकल्ट है? ट्राई करते हैं। हम्म, तो देखो, मैं आज रात भर सोया नहीं, और जब मैं सुबह उठा और छत पर गया तो मैंने देखा कि सूरज और चांद एक साथ बातें कर रहे थे। प्रकृति ने मुझसे कहा कि आज तुम सोए नहीं, बल्कि बहुत दिन बाद जागे हो। क्या बात है रतन भाई? जागे हो या सोए हो ये तो पता नहीं। हेलो, ये आवाज को आ रहा है? कीजिए कीजिए। सही। आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं, सही हो गया, वो कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं इसके आगे ये कहूंगा कि जागे हो या सोए हो ये तो पता नहीं, पर हो सकता है बीच में कोई आईना रखा हो जिसके एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ भी तुम ही हो। अरे वाह, एक तरफ तुम हो दूसरी तरफ भी तुम ही हो। वाह वाह। क्या बात है। इसके बाद आती है कुशाग्र भाई, आप। अ, आशीष को आज करीबन 45 दिन हो चुके हैं क्वारंटीन में रहते हुए, लॉकडाउन के समय में रहते हुए, और इन 45 दिनों में उसने बहुत ज्यादा इंटरनल चीजें बहुत ज्यादा सोची हैं। और वो आजकल की जिंदगी में जैसे भाग रहा था, तो वो अब शांत बैठ के अपने आप से बातें करता है। अब उसके लिए रात और रात सिर्फ एक रूटीन नहीं बन गई है कि अब रात में सिर्फ उसे सोना है और सुबह उसको जागना है। तो रात को अक्सर बैठकर अपने आप से बातें किया करता है। और जैसा जिंदगी ना बोलेगी दोबारा में गाना है ना कि मैंने जीना सीख लिया, तो पीछे लूप में वो गाना चल रहा है और आगे आशीष अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करता है। क्या बात है फैजी मैम? हम्म, तो ये जो आशीष है, इसको अपनी ये नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है। अपने आप से बात कर पा रहा है और ऐसे ऐसे गाने सुन रहा है जिसके उसको जो मीनिंग थे शायद उस तरीके से पहले समझ में नहीं आते थे, क्योंकि उसने अपने आप से बातचीत करनी शुरू कर दी है। कई कई बार होता है कि उसे कुछ पुराना याद आ रहा होता है जो उसे हमेशा दर्द देता था, तो अपने साथ में एक और कुर्सी रख लेता है और अपने जो पुराने वाला जो सेल्फ है उसको वो वहां पे विजुलाइज करता है। क्या और बात है। आपसे जब आप पुराने वक्त के इंसान से बात करते हैं तो जो मजा आता है, कई कई बार आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि बताओ बेवकूफियों की बातों पे मैं बेकार में उलझा रहता था, अब जाके मुझे समझ में आया है गुत्थियां कैसे सुलझाते हैं। तो उसकी जिंदगी जो है खूबसूरत हो गई है। तो जब ये रोजाना ये करता है कोई कोई चीज जो पुरानी याद आती है और उसको जवाब मिलते हैं पुराने अपनी अच्छी चीजों के, अपनी बेवकूफियों का, तो उसको बड़ा मजा आता है। फिर वो अपने जो एफएम रेडियो सॉर्ट ऑफ है ना, उस पे गाना चलाता है। कौन सा? जिंदगी आ रहा हूं मैं, जिसमें उसकी फेवरेट लाइन है, मेरी चाहत की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें। आहा, मोहित भाई आपके पास। हर रोज की तरह आशीष आज रात सो नहीं पाया था। उसे इंतजार था सुबह की चांद और सूरज का, जहां पर उस वक्त का जहां पर दोनों एक साथ मौजूद होते हैं आसमान में। अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ शेल्फ के नजदीक लगे शीशे में वो खुद को बार बार निहारता और हर रोज की तरह अपनी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज गुत्थियां सुलझने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन होने लग गया था कि अगर वो इस तरह से बैठा रहा तो शायद जीवन उसे उस जगह पर लाकर छोड़ देगा जिसका कभी उसने इंतजार नहीं किया था या वो कभी करना नहीं चाहता था। कहते हैं ना कि अकेलापन सबसे बुरा होता है, और आज अकेलापन उसे खाने लग गया था। उस पार जो आईने में आशीष बैठा था वो इस पार के आशीष को शायद नहीं जानता था, या इस पार का आशीष उस पार के आईने के आशीष को जानना नहीं चाहता था। तभी उसने अपने वो पुराने नोट्स उठाए जहां पर उसने वो सारी बातें लिखी थी जो शायद उसे खुद नहीं पता थी। आज आशीष के सामने उसके आईने में दो आशीष थे, एक जिसे वो कभी जान ही नहीं पाया था, एक जो उसने शेल्फ में रखी उस डायरी में पूरी तरह से छुपा दिया था। उस डायरी को पढ़ने के बाद आशीष अपने बिस्तर में लेटा था और उसे
आज बहुत सुकून की नींद आई थी। आज आशीष सच में सोया था। क्या वाह, बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तालियां है। तालियां। कहानी पूरी। अरे एक ये ब्रेकिंग न्यूज है, एक मिनट, एक संदीप भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। अरे नहीं, एक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं न्यूज से हूँ, और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आज हमारे मोदी जी रात में 8 बजे फिर से आने वाले हैं। तो वाह इंतजार वाह वाह वाह, रहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए। ये चीजें बताती हैं कि अभी आप 5 लोगों ने एक कहानी लिखी, और उस कहानी को 5 अलग अलग तरीके से अगर हम नरेट करना चाहें, अगर 5 अलग अलग, अगर कहें कि एंड पर लेके जाना चाहें, तो वो आ सकता है। और बीइंग अ स्टोरी टेलर, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने कुछ एक चीज ऐसे लिखी और बाद में पढ़कर आपको ही हंसी आ गई कि अच्छा, ये मैंने लिखा था। तो ऐसा मोमेंट आप प्लीज सभी एक एक शेयर करें। मोहित भाई, आपसे शुरू करते हैं। अ, यार, बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं। एक्चुअली मेरी एक कहानी है, अशफाक की कहानी है, अशफाक उल्ला खां की। उसके 6 एंड थे, जी। और मैंने हर इवेंट में नए नए एंड ट्राई किया है। और उसमें मतलब कुछ एंड थे, वो बेसिकली डिपेंड करता है सामने ऑडियंस कैसी बैठी हुई है। अगर कमर्शियल वाली ऑडियंस है तो उसे कमर्शियल एंड दिया जाता है। तो उस कहानी में मैंने हमेशा, मतलब हर बार मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे 6 के 6 एंड पसंद नहीं, मैं एक्चुअली 7वां एंड ढूंढ रहा हूँ। या फिर एक मेरा बहुत बड़ा सवाल रहता है जो मुझे जानते हैं, और इसमें हम मतलब हम और कुशाग ने भी शायद एक बार डिस्कस किया था कि जितनी भी लव स्टोरीज दुनिया में लिखी गई हैं उसके 2 ही एंड हुए हैं, या तो मिले हैं या तो बिछड़े हैं। मैं तीसरा एंड तलाश रहा हूँ, और मुझे उन दोनों अरे एंड पे हंसी आती है। वाह। तो बस बिल्कुल यही बिल्कुल। रहता है एंडिंग का इसके बाद सीन। ही मैं आऊंगा, रतन भाई, आप बताइए। हाँ संदीप भाई, बिल्कुल हंसी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम लिखते हैं और फिर अगले दिन दूसरी बार फिर से उसको पढ़ते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम थोड़े ग्रो कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कुछ चीजें आप अगर जिंदा हैं तो आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जैसे भी, तो आप ग्रो कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको उस डिसीजन पे हाँ आएगा, हंसी आएगी। हाँ। और मेरे साथ भी होता है, अक्सर होता है, क्योंकि मैं लिखने और फिर मतलब अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लेखक क्या करते हैं कि अ, लिख के सिर्फ डायरी में नहीं रखते हैं, उसको लोगों के सामने भी रखते हैं। तो वो भी बिल्कुल। हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मेरे लिए ये करो। तो मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मैं लिखता हूँ, फिर उसको बहुत देर तक अपने पास रखता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। और अगर मुझे हंसी आती है तो फिर मैं मतलब रुक जाता हूँ कि नहीं, मैंने ये हंसी के लिए ही लिखा था, अगर तो ठीक है। अगर लिखने पे हंसी आ रही है कि नहीं यार, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ये तो मैं कहना नहीं चाहता था, कुछ और जा रहा है ये, तो फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं दोबारा उस पर काम करता हूँ। तो हाँ, बहुत हंसी आती है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी भी डायरी में ही हैं। और वो इसीलिए हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस है, चल रहा है। हो सकता है वो भी चीजें कहीं ना कहीं काम आए। बहुत बढ़िया भाईजान। तो इसके साथ ही जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो आप सभी से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं कमेंट उनके ज़रूर रीड करूंगा। और इसके साथ ही मैं आता हूँ फैजी मैम आपके पास। आप प्लीज़ कुछ एक ऐसा मोमेंट अपना शेयर करें। जब मुझे अपने पुराने टाइम में जो मैंने चीजें लिखी थी उस पे मुझे हंसी आई है। काफी बार ऐसा हुआ है कि उस टाइम पे लिखा, और आप करीब एक हफ्ते बाद भी उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो काफी बेहतर हो सकता था, ये बचकानेपन में लिख दिया लगता है मैंने। फिर उसी चीज को आप 6 महीने बाद देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मतलब ये मैंने क्यों लिखा था, इससे बेहतर लिख सकती थी। जैसे एक प्रोज मैंने लिखा था रनर्स के ऊपर, क्योंकि मैं, कोई तो मैंने एक पोस्ट निकाला था कि जी हाँ, मैं रनर हूँ, पैरों से ख्वाब देखता हूँ। और उसमें एक दो पैराग्राफ्स डाले थे, सब लोगों को बहुत पसंद आया था। पर वही चीज जब मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज की 2 महीने बाद, तो वो और बेहतर लगा लोगों को। और अब मैं पहला वाला जो उसका एडिशन देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं काफी अच्छा कर सकती थी, पर उस वक्त आइडियाज नहीं आए। तो जैसे रतन ने भी बोला कि आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप एक एक दिन में भी जो है ना, आप मेच्योर होते रहते हैं। तो आप पुराने लिखी हुई चीज को आप देखते हैं तो आपको यही लगता है कि अरे यार, उस टाइम पे ये लिखा था, इतना अच्छा और चीजें ऐड कर सकती थी। तो वो हर एक दिन में आपकी एड ऑन होता जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है, कहानियों को बोलने के तरीके में बहुत चीज लगी है। मैं पुरानी अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता था कि मतलब मैं सिर्फ बोल रही थी कि शायद कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो मिसिंग थी। पर शायद लोगों का प्यार था और रियलिस्टिक कहानी थी, तो इस वजह से लोग पसंद करते थे। पर बहुत सारी कमियां थी,
और वो उन कमियों को मैं सुधारने की कोशिश करती रहती हूँ। तो ये आपके बोलने के तरीके में, लिखने के तरीके में वो सुधार आता रहता है वक्त के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं प्रभात भाई आपके पास आता हूँ, आप अपना ऐसा मोमेंट शेयर करें। यार संदीप, मेरे साथ ना अक्सर होता है। मैंने एक दोस्त को परसों के दिन एक अपनी कविता भेजी। मैंने कहा यार इसको रिकॉर्ड करें क्या? बोला कि अच्छा ठीक है, इसमें कुछ एडिट कर लेते हैं। फिर मैंने उसको पढ़ा, 3-4 पढ़ा, मुझे लगा क्या लिखा है मैंने, इतनी बच्चों वाली चीज, ये कैसे लिखूंगा? उसको डिलीट कर दिया और उसमें कुछ और चीज जोड़ी। अक्सर होता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ, जो मैंने कहानी लिखना मतलब कैसे स्टार्ट किया, तो वही सबसे बच्चे वाली चीज है। आप सोचता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। तो कॉलेज 4th ईयर था, तो अब हम लोग बैक बेंचर थे, मतलब पूरे वाले बैक बेंचर की। सबसे पीछे जो बैठा है ना, उसके पीछे की 2 सीट छोड़ देते थे और फिर उसके पीछे बैठते थे कि अगर कोई आ जाए तो आगे खाली सीट में बैठे। तो हमारी एक मैम थी, रश्मि भरद्वाज, अब तो काफी बड़ी पोएट है वो, तो मुझे पता नहीं था कि उनका काफी बड़ा नाम है। तो मेरी टीचर थी वो। लास्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था। अब हम बैक बेंचर प्रोजेक्ट खरीद के ले गए, लेकिन पता तो कुछ था नहीं कि क्या दिखाना है, क्या बोलना है। तो वो पूछने लग गई, फिर बोली कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अच्छा बताओ क्या करना चाहते हो? तो मेरे ऐसे मुंह से निकला ना कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। अब ये तो मुझे पता था नहीं कि वो भी लिखती हैं। अब तो खैर काफी बड़ी पोएट है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो कुछ सुनाओ। तो मैंने उन्हें जो सुनाया ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो तुम जाओ। अब फिर अगर मैं पढ़ता हूँ उस चीज को ना, तो इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि ये कैसे, मतलब इसको सुन के मुझे कैसे जाने के लिए कह सकती है। वो लाइन मैं सुनाऊंगा नहीं। तो फिर उसके इम्प्रोवाइजेशन कहानियों में भी ना, जैसे फैजी ने कहा कि आप सुनाते हैं तो आपको लगता है नहीं यार इसमें ये बदल दो। कभी कहानी सुनाने के बीच में लगता है कि नहीं यार इसको बदल देते हैं, जो पिछली बार कहा था वो नहीं कहते। जितनी बार, 15 बार, 16 बार, 20 बार, हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी, कहानी बदलती जाती है और ये फिर अच्छी होती जाती है ना। कहते हैं कि मतलब मोहित भाई नहीं है, वो कहते हैं कि एडिट लाइक ए प्रो। जितनी ज्यादा बार एडिट करोगे ना, उतनी खूबसूरती, निखार, तराशने का काम आता है। कई बार होता है, अक्सर होता है, अभी भी कल ही परसों हो रहा था। सबके साथ होता है ये, हर राइटर के साथ। पर जरूरी भी है, अगर नहीं होगा तो वो चीज निखरेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीजें पढ़ते रहना जरूरी है और उनमें चेंजेस जरूरी है। तो इसके साथ मैं आऊंगा कुशागर भाई आपके पास। भाई ये मेरे साथ साल भर पहले तक होता था। फिर मेरे को इवेंचुअली समझ आ गया कि अ, कि वो पुराना तुम नहीं, मतलब कि तुम ग्रो कर रहे हो तो तुम्हें पुराना नहीं पसंद आएगा अपना। और मेरा तो मैंने वो तो छोड़ ही दिया वो चीजें करनी। और बाकी मैंने कहा अरे जो अभी लिख दिया वो बस महान है। महान काम हो गया। और बाकी सीन ये है कि मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ। मेरा थोड़ा प्रोसेस उल्टा है। मैं एंडिंग पहले सोचता हूँ और फिर कहानी बाद में लिखता हूँ। तो मेरा एंड हमेशा पहले ही सोच लिया होता है कि अच्छा एंड ऐसे करेंगे। उसके बाद कहानी फिर बाद में सोची जाती है कि कहानी लिखेंगे क्या, क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा, दौड़ेगा, ब्रश करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सब बाद में होता है। और तमाशा में एक डायलॉग है, वो एंड में जब अपने पापा को कहानी सुना रहा होता है कि बैठ के कि एक हीरो था और वो सारी चीजें बताता है। और फिर वो एंड में कह देता है कि क्या हुआ, कहानी पसंद नहीं आई तो चेंज कर देते हैं ना। तो वैसा है कि मतलब कि आपको पसंद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो अगली बार चेंज करेंगे, इस बार यहीं रहेंगे। इस बार क्या यहीं बात, रखेंगे। इसमें बहुत संदीप बढ़िया। भाई मैं एक चीज और ऐड करना चाहता अरे हूँ। जरूर जरूर जी। जैसे कि मतलब सबको समझने में ये आसानी ऐसे होगी कि अभी आप लोगों ने, अगर सबने कॉलेज करा होगा तो कॉलेज में जैसे कि हम 4 साल का, जैसे हमारा कॉलेज है इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या होता है ना, जब फाइनल ईयर हम पास ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ईयर की जो फोटो है मेमोरीज में जो आ रही होती हैं वो शेयर करते हैं। तो उस पे इतनी हंसी आती है कि हम ऐसे दिखते थे क्या, और ऐसे हो गए। तो मतलब पोइट्री भी या स्टोरीज भी ऐसी है कि मतलब अच्छा मैंने लिखा था ये और मैं अब ये लिख रहा हूँ। तो फिर ये वाला जो है ना, प्रेजेंट वाला, ये भी आज से 4 साल बाद जब देखेंगे तो यही लगेगा कि यार तब ऐसा लिखा था हमने और अब ऐसा लिख रहे हैं। तो वही है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है। क्या बात है। मोहित भाई आपसे एक मेरा सवाल है कि जो ऑन द स्पॉट आप स्टोरी लिखते हैं, जो आपके ख्याल आते हैं और एक पर्टिकुलर आपको कहा जाता है कि आपको इसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, तो उन दो स्टोरी में कितना का डिफरेंस होता है उन चीजों को? ऑन द स्पॉट या फिर अगर आप इम्प्रोव स्टोरी टेलिंग की बात करें, कुशाल भी जानता है मैं करता भी हूँ इम्प्रोव स्टोरी टेलिंग, कई बार इवेंट्स में भी करी है।
और एक बार इवन कुशाग ने भी इंस्टाग्राम पे लाइव शुरू किया था, जिसपे हम लोग जाके इम्प्रॉम्प्टू स्टोरी टेलिंग करते थे कुछ कुछ वर्ड्स लेकर। जी तो इम्प्रॉम्प्टू स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि स्टोरी बेसिकली अगर बहुत ही मोटा मोटा देखा जाए तो 3 चीजों से होती है: सेटअप, स्ट्रगल और कंक्लूजन। एक सेटअप होता है स्टोरी का, सेटअप करते हैं हम लोग, फिर एक पूरा स्ट्रगल चलता है और उसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं। तो अगर हम इन सिर्फ 3 पैरामीटर पर रहते हैं तो कहानी बन तो जाती है इम्प्रॉम्प्टो या स्पॉन्टेनियस तरीके से, लेकिन तराशना जो कहते हैं, जो प्रभात बात कह रहा था, एडिट लाइक अ प्रो या फिर एडिटिंग, वो पोएट्री हो, स्टोरी हो, जब तक उसे तराशा नहीं जाता है। गुलजार साहब ने एक बात कही थी बहुत पहले कि आपकी रचना, आपका वो नटखट बच्चा बच्चा होता है, आप उसको जितना थप्पड़ मारोगे वो उतना सुधरेगा। तो स्टोरी राइटिंग जब हम इत्मीनान से बैठ के कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत स्कोप होता है चीज़ों को बदलने का, रियलिस्टिक बनाने का और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बनाने का। लेकिन ऑन द स्पॉट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायलॉग मिस हो जाते हैं ऑन द स्पॉट पे, क्योंकि डायलॉग ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बैठ के सोच के इत्मीनान से हर पैरामीटर में बैठा के कौन सा वहाँ पे सेंसरी एलिमेंट्स होगा, क्या डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, किस तरह का कैरेक्टर ने क्या बात कही होगी, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी। स्पॉन्टेनियस में ये थोड़ा कम हो पाता है, आप डायलॉग्स इतने आसानी से नहीं बता सकते, क्योंकि डायलॉग ऐसी चीज होती है जो कहानी को जोड़ने का काम करती है, ब्रिज होता है कहानी में, और वो डायलॉग्स इम्प्रॉम्प्टो में इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, या स्पॉन्टेनियस में इतने अच्छे से नहीं आ पाते जितना आप बैठ के जब लिखते हो और सोचते हो कि यहाँ पर ये डायलॉग आना चाहिए। और वो तो बेसिकली एडिटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आप वक्त लेते हो, पूरा सोचते हो, सिनेरियो बैठालते हो, रिसर्च करते हो, चीजों को जानने की कोशिश करते हो। और इम्प्रॉम्प्टो में आपके पास उतना वक्त नहीं होता है, आपके दिमाग में आपसे एक्सपीरियंस में जितनी चीजें होती हैं आप फटाफट उन्हें जोड़ के बता रहे होते हो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यही फर्क आ जाता है। इसके साथ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल जो यंग राइटर जो नए लिख रहे हैं वो क्या करते हैं कि स्टोरी टेलिंग के वक्त पीछे फील के लिए म्यूजिक लगाते हैं। तो जी, ये मैं करता हूँ। वो तो आपको लगता है कि ये चीज अगर म्यूजिक ना लगाया जाए तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, या म्यूजिक लगाने से और इम्पैक्ट ग्रेसफुल हो जाता है, और कहाँ तक ये सही है? क्योंकि अगर हम कई राइटर्स की बात करें वो विदाउट म्यूजिक पोइट्री स्टोरी टेलिंग करते हैं, और उतना ही इम्पैक्ट रहता है जितना हम म्यूजिक लगाने के बाद करते हैं। तो बेसिकली म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है कि स्टोरीज का म्यूजिक, मेरा जो लॉजिक था स्टोरीज में म्यूजिक रखने का, उसके पीछे एक छोटा सा बस ये रीजन था कि बहुत बार होता है कि जब आप स्टोरी सुना रहे होते हो तो कुछ लोग आपके साथ स्टोरी में होते हैं और कुछ लोग आपसे शायद नहीं रिलेट कर रहे होते हैं, आपकी कहानी को नहीं समझ रहे होते हैं, या फिर वो इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, तो म्यूजिक उन्हें वहां पे रोक देता है कि आप वो म्यूजिक के फ्लो के साथ जाने लग जाते हैं। और आप कभी भी देखिए, सबसे बेहतरीन मतलब स्टोरी टेलिंग की अगर बात करें तो फिल्मों में होती है इस समय पर, जो सबसे अच्छी जी स्टोरी टेलिंग होती है, और स्टोरी टेलिंग में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी वजह से म्यूजिक के लिए मतलब जब भी आप अवार्ड्स की बात करो या किसी की बात करो, अगर आप अपनी फेवरेट फिल्म से वो म्यूजिक हटा दीजिए, अगर तमाशा की अगर हम बात करें तो अगर उस टाइम सफरनामा गाना हटा दे, हीर तो बड़ी सैड है गाना हटा दे, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। डॉन, अगर फिल्म फिल्म डॉन की बात करें और डॉन का बैकग्राउंड एंट्री म्यूजिक खत्म हो जाए तो डॉन की एंट्री डॉन की तरह नहीं लगेगी। या फिर सैड सीन में जब बैकग्राउंड में कुछ बज रहा होता तो वो बस एक कनेक्ट करने के लिए होता है ऑडियंस को, कि आप किस तरह से कनेक्ट करवा पा रहे हो या किस तरह से महसूस करा पा रहे हो। हालांकि नेसेसिटी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक लगाओ ही। हो सकता है बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जिनमें म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत बार होता है जब आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो कि जिसमें आप बहुत प्लेन सा थॉट बता रहे हो, तो लोगों को रोकने के लिए म्यूजिक जरूरी हो जाती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी बढ़ ही जाता है एक हद तक वहां पे जाने का, लेकिन ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आप म्यूजिक लगाना ही लगाना है या फिर उसे नहीं इस्तेमाल करना है। बात है, बहुत बढ़िया। एक छोटी छोटी स्टोरी सबसे, जो शॉर्ट स्टोरी जो आपने लिखी हो और कभी आपने स्टेज पे परफॉर्म ना किया हो, या फिर आप कभी आप उसे उस तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए हो, तो एक स्टोरी मैं चाहूंगा सभी जने जरूर सुनाएं। मैं शुरू करता हूँ फैजी मैम आपसे। ऐसी ही छोटी कहानी एक है, सतनाली और बिनौले की खेती। सतनाली एक जगह है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा। और बिनौला मतलब जो अपना कॉटन होता है, जो कॉटन का पेड़ होता है,
जो इसकी जो बीज हैं वो हम तोड़ के जो है निचोड़ के पीते हैं, वो डायबिटिक के लिए अच्छा होता है। तो उसकी कहानी है कि दो दोस्त हैं, सना और सिमी। और कभी कभी वैसा टाइम नहीं होता है कि आपके पास ना ज्यादा बजट नहीं होता है कहीं भी जाने का, और आपको लगता है कि यार मतलब लाइफ में यार परेशान कर रखा है मुझे ना थोड़ा सा घूमने के लिए जाना है। अब मुझे यार पैसे कम है, पैसे कम है, कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए। और जाना भी कहीं बाहर है कि मूड फ्रेश हो जाए, वरना जिंदगी दौड़ती रहती है। ये डिसाइड हुआ कि सिमी के गाँव चलते हैं, सतनाली। और जब वो पूरा जो एक प्रोसेस था कि वो गांव पहुंचे हैं वो लोग, कि उन्होंने ट्रेन पकड़ी, और भगत की कोठी करके नाम है ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन, और उनके 10-10 रुपये लगे, जिसमें वो मतलब 20 रुपए में वो गांव पहुंच भी गई जो उनका डेस्टिनेशन था। फिर उसके बाद सिमी के पापा पिक करने के लिए आ गए। तीनों लोग बाइक पे जा रहे हैं और गारे में यूं चलती हुई जा रही है बाइक लड़खड़ाते हुए, और पूरे साइड में देख रहे हैं वो कि खेत हैं, खेतों में ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर में भी डीजे लगा हुआ है, और वहां पे सपना चौधरी के गाने बज रहे हैं, क्योंकि भाई जो खेत जोत रहा है उसे भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उनको ये चीजें नजर में आ रही कि मतलब वाह, ये चीजें शायद पहले हमने ऑब्जर्व नहीं की थी, या फिर शायद जिंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं कि हम वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, और शायद दिल को सुकून अगर आता है तो शायद घर पर आता है। तो वो सारा देखते हुए जा रहे हैं कि मतलब हल जुत रहे हैं, और लोग जो है ना ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच खींच के जो है डुबो रहे हैं एक दूसरे, और मार पिटाइयां हो रही हैं इस बात पे। और बीच में उनको एक बस लेनी पड़ी, क्योंकि वहां पे बाइक जा नहीं सकती थी। तो जब वो बस में चढ़े, जो गांव वाली जो 2 रुपए के टिकट वाली जो बस है, मतलब वो मजा आपको कहीं और मिलेगा नहीं। उसमें कुछ औरतें थी जो हरियाणवी एक ड्रेस होती है, पोशाक होती है, वो साड़ी, तो उसमें थी, और उन्होंने बीड़ी जला रखी थी, एक अलग ही स्वैग था। और उधर फिर वो उनकी पंचायत चल रही है, तो उनकी बातें सुनने में जो है बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और बीच बीच में वो जो कंघी बेचने वाले आते हैं कि आप ना ये तिलिस्मी कंघी यूज करेंगे ना आपके बाल उग जाएंगे। तो वो जो मतलब मजा आ रहा होता है कि ये तो बचपन में कहीं देखा था यार, ये तो छोड़ आए थे कहीं हम। फिर उसके बाद और वो जो मालिश वाली जो नई नई बाम आ रहे होते हैं कि आप ये लगाएंगे तो आपका सर का दर्द चला जाएगा, और कोई चूरन, कि चूरन बालम खीरा पेट को बना देगा हीरा। तो उनको मतलब लग रहा था कि अरे यार ये चीजें कब कब पीछे ही छोड़ आए थे हम। और फिर जब वो घर के पास पहुंचती है, अपनी हवेली के पास, हवेली भी वो टूटी फूटी वाली नहीं होती जो पुराने घर होते हैं, तो वैसी सी, बाहर कुछ गाय बंधी हुई, क्योंकि दूध घर का ही आता है, और पास में खेत है, कुछ भी बनाना हो तो वहां से दो चार चीजें तोड़ के सब्जी बन गई। और जब वो आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उसकी सिमी की जो मम्मी है, एक बहुत लहीम शहीम खूबसूरत हरियाणवी ब्यूटी जिसे हम बोलते हैं वो है। उनकी बाल बंधे हुए हैं और काफी लंबी हैं वो, और शोल्डर्स ऐसे हैं कि मानो रेगुलरली जिम जाती हैं, क्योंकि वो रोज चक्की पीसती हैं, तो इस वजह से उनका ये वो स्ट्रेंथ आ गई है। और उनके हाथ में एक हुक्का है। तो मतलब जो आप बोलते हैं ना कि स्वैग हुक्के का, कि उनकी बेटी आई है, बेटी की दोस्त आई है, वो उसे जो है दरवाजे पे जो है उसको सलाम दुआ करने के लिए भी आई है, तब भी उनके हाथ से हुक्का नहीं छूटा है। फिर वो मिलती हैं, और फिर वो अपनी खाट पे बैठी हुई हैं, पूरा आंगन दिख रहा है जो मिट्टी से पुता हुआ है, साथ में चूल्हा रखा हुआ है, एक बड़ा सा आंगन है। और उसमें फिर वो बतियाना शुरू करते हैं। तो सिमी की जो मदर है वो हिंदी नहीं बोलती हैं, वो हरियाणवी में ही बोलती हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लैंग्वेज ऑफ एंथुजियाज्म, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, उसमें शायद अल्फाजों की उतनी जरूरत नहीं होती। अगर आपको एक दूसरे की जुबान नहीं आती है, आपको दुनिया की जुबान के तरीके, आप एक दूसरे की चीजें समझ सकते हैं। तो उन्होंने तब उन्हें बताया था कि तुम दोनों जो इतना परेशान हो, तुम बाद में यही चीज सोच सोच के हंसोगे। अभी तुम्हें लगा है कि जिंदगी जो है ना बहुत उलझी हुई है, जिंदगी कहीं भी जा नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और ये चीजें जो है मतलब कुछ ही वक्त के लिए। और फिर वो शाम होते होते उनकी रजाई में बैठी, और किसी का कहा हुआ ये चीज याद आया कि लोग कहते हैं ना कि इतनी तालीम आपको शायद अपनी डिग्रियों से नहीं मिलेगी, जो एक शाम आप अपने किसी बुजुर्ग के साथ बैठ के एक रजाई में बिताओ और उनकी बातें सुनो, और सिर्फ सुनो, तो आपकी जिंदगी बहुत बदल जाती है। और हुआ क्या था कि जब वो आई थी, जब अपने घर में एंटर कर रही थी, तो एक खेत था, बिनौले का खेत। और जब वो वापस जा रही थी,
तो ऐसा लग रहा था मान लो बिनौले का खेत उनसे ये बोल रहा हो कि मतलब भाई मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था सब कुछ सही हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, तुम ही हो जो तुमने जो है ना दिमाग में क्या गुत्थियां बना रखी थी, पागलो समझो मैंने बोला था ना। तो ऐसा लगता है कि जब वो वापस जाती हैं कि बिनौले के खेत उनसे बात कर रहे हैं, और फिर वो बस जब वापस जाती हैं 4-5 दिन की छुट्टियों के बाद, तो उनको लगता है कि जिंदगी बहुत सूझी हुई सी महसूस। तो ये है कि आप कितना भी उलझ जाएं, पर जब आप अपने घर वापस आते हैं, अपने वतन वापस आते हैं, आपकी जो एक मिट्टी की खुशबू है, जो उसकी शबाहत है, वो आपको वहां तक खींच लाती है, और आपके वो जो सवाल हैं उनका जवाब आपको वहीं पे मिलता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कोशिश की थी। नीम का पेड़ मैंने बचपन में देखा है, पंकज कपूर दूरदर्शन पे आया करता था, कुशाल की तरह मैंने भी दूरदर्शन बहुत ज्यादा देखा है। तो देख भाई देख और ये नीम का पेड़ आया करता था, तो उसने नीम का पेड़ को जैसे पर्सोनिफाई करने की कोशिश की, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट वहां पे थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये थी सतनाली और बिनौले की खेती। क्या बात है, क्या बात है। तकरीबन हम सभी उस दौर से हैं जब दूरदर्शन बहुत ज्यादा देखा जाता था, क्योंकि इतने सारे केबल नेटवर्क नहीं थे। और संडे को सिर्फ एक चीज का वेट होता था कि हाँ 12 बजे एक फिल्म आएगी, और एक फिल्म आएगी जो 3 बजे खत्म हो जाएगी, 4:30 बजे फिल्म आएगी और 6:30 बजे खत्म हो जाएगी। उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज का आता था कि 6:30 बजे वाली फिल्म के सीन काट देते थे वो, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म है, वो 2.5 घंटे में उनको कंप्लीट करनी है। और वो जो सीन काट देते थे उसके लिए बकायदा क्या करते थे हम, पर्टिकुलर जाके उस वक्त सीडी, जैसे अब तो यूट्यूब का ज्यादा ट्रेंड आ गया तो फिल्में हमें ऑनलाइन मिल जाती है, हम पर्टिकुलर किसी सीडी वाले के पास जाते हैं, भाई ये फिल्म चाहिए हमें, और उधर से जवाब आता था भाई ये फिल्म तो नहीं है। कोई बात नहीं भाई, तुम लेके आना, मैं तुमसे लेके जाऊंगा फिर। और बकायदा वो फिल्म सीडी लेकर आता था, हम बकायदा उस सीन को देखने के लिए वो 3 घंटे की फिल्म फिर दोबारा देखते थे। तो वो चीज कहां तक सही है कि अगर आपने एक कहानी लिखी और और कहीं ना कहीं उसे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए या ऑडियंस के हिसाब से उसमें चेंजेस करना कहां तक आपको सही लगता है, कि आपको जो असल मूल उसका जो गुण था, मूल रस था, वो आप उसको कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं ताकि ऑडियंस समझ पाए। रतन भाई आपसे ये सवाल है। बिल्कुल सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अपने कोई सबसे छोटी कहानी आप सुनाए, तो फैजी भी घबरा गई कि छोटी तो नहीं, पर मैं बहुत श्योर हूँ कि जो उनने कहानी सुनाई है वो एग्जैक्टली उनने लिखी नहीं होगी। तो वो अभी के वक्त के हिसाब से उनने तोड़ मरोड़ के ही जल्दी में ही सुनाई होगी। पर इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अब अगर हम अपनी पूरी लाइफ को भी एक स्टोरी की तरह देखें, तो जिससे भी हम मिलते हैं वो सिर्फ एक पोर्शन ही उसका देख पाता होगा, जिसके साथ भी हम थोड़े वक्त के लिए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहानी पूरी नहीं है, या वो जो मैं पूरी जिंदगी जी रहा हूँ वही पूरी कहानी है, मतलब इट्स ऑल अबाउट चैप्टर्स। तो हम उसको तोड़ मरोड़ को समय समय के हिसाब से ऑब्वियसली सुना सकते हैं। और मैं इसी बीच ये भी सोच रहा था कि मैं क्या सुनाऊंगा अभी। तो मेरी जो कहानी थी, तो मैं सोच रहा था कि उसको कितना छोटा करूं कि जल्दी से जल्दी, और कहाँ पे उसको एंड करूं, तो वो कहानी पूरी भी लगे और सुनने वाले को। और एक चीज और है कि जैसे ही हम लेखक के तौर पे हम सोचते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई। लेकिन जो सुनने वाला है, सुनने वाले को ये पता नहीं होता कि ये जो सुना रहा है वो पूरी कहानी है कि अधूरी कहानी है। तो हम बहुत ज्यादा बिल्कुल सोचने लगते हैं एज अ राइटर, अगर हम नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा। तो कई बिल्कुल बार बिल्कुल। ये भी करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। आप कोई एक कहानी ऐसी जिसका कोई किस्सा आपको बहुत मतलब याद रह गया हो, क्योंकि इतनी सारी कहानियां लिखी हैं, ऑब्वियस बात है कोई एक ऐसी कहानी होगी जो जिसके साथ कोई एक किस्सा जुड़ गया हो, तो वो अ, उसके बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो मैंने बहुत ज्यादा कहानियां नहीं लिखी हैं। और दूसरी बात ये कि हाँ, मतलब मैं शिफ्ट करता रहता हूँ, कहानियां फिर कविताएं, फिर जो दिल में आता है। तो हाँ, एक चीज है जो मैंने एक कहानी लिखी। वो बहुत ही छोटी कहानी है और बहुत ही मुझे अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि लोगों को अच्छी लगती है। तो वो कहानी एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फोटो भेजी और बोला कि इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट करना है। और वो फोटो ऐसा कुछ था कि एक किताब, मतलब अनरोल्ड डायरी थी, उसमें एक सूखा हुआ गुलाब रखा था। और वो क्या बात गुलाब की हाथ बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल अगर आप उठाएंगे हाथ से तो वो टूट जाएगा।
तो वो उसने फोटो, रियल फोटो थी उसके पास, वो उसने भेजी और बोला कि मुझे इंस्टाग्राम पे कैप्शन डालना है। तो हम फ्री में ऐसे सेवाएं करते रहते हैं। तो जब स्टार्ट किया था तो ये ये भी चीज है। मैं आपको एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। जो जितने भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो जब भी कोई फोटो अपलोड करने लगेगा, वो पर्टिकुलर हमें फोटो जरूर भेजेगा। भाई मेरे को कैप्शन नहीं आ रहा, आप कैप्शन लिख के बताओ। तो या तो ये चीज तो गूगल से सबके साथ होती है। भेजेंगे तो अच्छी बात मैंने अपने है। कवर फोटो में लिख रखा है, हमारे यहाँ कैप्शन उचित मूल्य पर लिखे जाते हैं। अपनी कवर पेज में लिख रखा है मैंने। क्या बात है। दोस्तों के साथ बहुत जो अच्छे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम ग्रो कर रहे होते हैं, उनको ये सारी बातें नहीं कह सकते। तो हाँ, मैंने कोशिश करी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने कोशिश करी उस पर लिखने की, और वो कैप्शन के चक्कर में वो मैंने पूरी कहानी लिख दी। और वो कहानी इतनी पसंद आई, मतलब वो भी बहुत मतलब जो जो फ्रेंड थी उसको भी बहुत खुशी हुई कि यार तूने ऐसा कुछ लिख दिया जो मतलब पूरे इमोशन से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। और फिर लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो वो उस कहानी का नाम है सफेद चादर। तो हाँ, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड कह सकते हो आप, क्योंकि वो स्टोरी ऑफ लाइफ एंड डेथ है। तो हाँ, वो लिखते समय, और वो बहुत जल्दी लिखी थी मैंने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आप कोशिश नहीं करते हो वो आप निकल जाती हैं। तो वो बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, वो कह सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ ही मैं मोहित भाई आपके पास आऊंगा। अभी आपको राइट स्टोरी टेलिंग के लिए और स्टोरी राइटिंग के लिए प्रेमचंद जी की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। तो उसके बारे में एक थोड़ा सा बताइए कुछ। बात दरअसल ये है कि पिछले साल प्रेमचंद साहित्य समिति और द राइटर्स अड्डा ने एक प्रेमचंद साहब के प्रेमचंद साहब के जन्मदिन पर एक इवेंट कराया था, और उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया था कहानी सुनाने के लिए और वहाँ के लोगों को बताने के लिए। तो वहां पर मैंने ईदगाह 2 सुनाई थी। मतलब जो प्रेमचंद साहब की बहुत ही मशहूर कहानी है ईदगाह, और कहीं ना कहीं हम सब ने ईदगाह से ही शुरुआत की होती है। ईदगाह ही एक ऐसी कहानी होती है जो हमारे जहन में बस जाती है, हामिद की चिमटे की कहानी। अरे वाह। तो उस कहानी का मैंने आज का वर्जन लिखा था। जो भी आप बात कर रहे थे कि टाइमलाइन के हिसाब से कि उस समय हामिद था तो हामिद के साथ ये परेशानियां थी, तो मैंने उसमें समय और जगह बदली कि अगर हामिद गोरखपुर में ना होकर, हामिद इस वक्त अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, और वहां पर उसकी तालीम हुई है, वहां पर वो पला बड़ा है, और उसके साथ सारा कुछ वैसा ही हो रहा है। उसकी दादी भी वैसी ही हैं, उसके पिताजी का देहांत भी हुआ हुआ है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहानी सुनाई थी, और वहां पर उन लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। स्पेशली जो प्रेमचंद साहित्य समिति के जो हेड हैं, जो पूरा वो साहित्य समिति चलाते हैं, उनकी जो मतलब काइंड ऑफ म्यूजियम है जहाँ पर प्रेमचंद साहब की किताबें और सब कुछ रखा हुआ है, वो सब देख रेख करते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी। और मेरी मतलब जो भी मैं कहानियां लिखता आया हूँ अभी तक, या फिर जो भी थोड़ा बहुत साहित्य के लिए योगदान रहा है, उसके लिए मुझे प्रेमचंद साहित्य सम्मान भी मिला था। जो कि मतलब अपने आप में सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जिनसे सबसे पहली बार मुखातिब होता है एक इंसान कहानी के लिए, बचपन में सबसे पहला वही नाम था प्रेमचंद, जो दिमाग में रह गया है। और उन्हीं के नाम का सम्मान मिल जाना, तो ऐसा लगता है जिंदगी सफल हो गई यार। अब बस पेन तोड़ दो, अब हो गया काम, मिल गया जो मिलना था। तो इट वाज लाइक, और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, और बहुत ही गर्व की बात है कि जिनको देखकर इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया, उनके नाम का साथ में सम्मान है। और एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि अब और बेहतर तरीके से लिखना है, ताकि उस सम्मान का वजूद खत्म ना हो। तो बेशक वो मेरे लिए बहुत ही मतलब बढ़िया किस्सा भी था। और सबसे खास बात थी, जब उसको लेकर आ रहा था उसका कांच टूट गया था, उसमें फ्रेम करके उन्होंने वो सर्टिफिकेट दिया था, मैं वो टूटे कांच लेकर आया था। और वो भी आज भी रखे हुए हैं पॉलिथीन में मैंने, कि मतलब वही मतलब एक मेमोरी हो गई मेरे लिए। साथ में आम मिले थे, वो आम भी लेकर आया था। तो क्या वो बात एक है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज थी शायद। हम लोग दो ही तीन चीजों के प्यासे होते हैं, एक तालियों के, जो कि इस क्वारंटीन में मिलना कम हो गई है, और नहीं, हम दूसरा ये डिजिटल ताली देते हैं सभी को। और एक रिस्पेक्ट का। और वो निश्चित तौर पर एक रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है एक राइटर के लिए। और ऑब्वियसली उसे देखकर एक मतलब दिल में पैदा होता है कि यार हाँ, कुछ तो कर लिया है, कुछ तो कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, जी जी, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। जी फैजी मैम। हम्म, कि मैं जब इनको नहीं भी जानती थी, नाम से भी नहीं जानती थी, तब से मैं इनकी फैन हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि 2018 की बात है, मैंने एक रियलिटी शो देखा था, डांस डांस के ऊपर था। और उसमें लिरिक्स थी, इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एक लिरिक्स बनाई थी पूरी, तीसरा हूँ।
और वो लिरिक्स ऐसी थी कि उसने आपको रात भर सोने नहीं दिया, आपको लगा कि नहीं, आई विल राइट अ स्टोरी। फिर 1 साल बाद हम मिले हैं, कुछ बात हो रही थी, तब इन्होंने बताया था कि वो मेरा जो वो piece था वो उन्होंने लिया था। मैं कहा, अच्छा वो आपने लिखा था। फिर मैंने इनको बताया कि आपसे इंस्पायर होके मैंने अपनी एक कहानी लिखी थी, आप मुझे बताइएगा कि मैंने जस्टिस की है आपकी लिरिक्स के साथ या नहीं। सो इवन बिफोर नोइंग हिम आई वॉज अ फैन, भाई क्या लिखा है इस आदमी ने। क्या बात। थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल मोहित भाई इसी से लेकर है जी भाई। कि जब आप कुछ लिखते हैं और आगे वो किसी अच्छे लेवल पर जाके उसे प्रेजेंट किया जाता है और कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं आता है, तो उस केस में जो नए राइटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए और कैसे इन सिचुएशन को टैकल करें, और इसके अलावा अगर किसी का कंटेंट कोई और प्रेजेंट करता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, डिजिटल तौर पे बचना तो इस समय बिल्कुल मुश्किल है। या तो आप डिजिटल पे लिखना ही छोड़ दीजिए या फिर सोशल मीडिया पे डालना ही छोड़ दीजिए, तो वो तो पॉइंट नहीं रह जाता है। क्योंकि इस समय मतलब हर कोई मोबाइल फोन पर इन्हीं पर रहता है। तो और कनेक्ट करने का सबसे अच्छा मीडियम है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, वरना पुराने जमाने पे तो किस तरह से कनेक्ट करते थे लोग। बहुत सारे ऐसे बड़े राइटर्स रहे हैं जिनकी रचनाएं बाहर आ ही नहीं पाई हैं। एक बिल्कुल। हीरा हीरा डोम है बिहार के। उनकी एक कविता अवेलेबल है और वो एक कविता पढ़ के आपको मालूम पड़ सकता है कि उन्होंने कितनी बेहतरीन कविताएं लिखी होंगी। तो लिखना तो बहुत जरूरी है डिजिटल पे। लेकिन अगर कविताएं आपकी आपकी कहानियां अगर चोरी हो रही हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लिखिए, आप डायरी में लिखिए, आप अपने नोट्स में लिखिए, आप कहीं पर भी लिख रहे हैं, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप को ईमेल कर लीजिए, ताकि टाइम स्टैम्प आपके पास आ जाए कि इस वक्त आपने ये लिख दिया था। उसके बाद अगर कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है तो आप सीधे उस पर मतलब कंटेंट का क्लेम लगा सकते हैं। या अगर आप खुद की वेबसाइट चला रहे हैं या आप अपने खुद की वेबसाइट पर लिखते हैं तो आप डीएमसीए का अप्रूवल ले सकते हैं। एक डीएमसीए का सर्टिफिकेशन होता है। और तीसरा मेथड होता है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। वो ये है कि गवर्नमेंट का जो कॉपी राइटिंग का रूल है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा पैसे भी जाता जाता है। या फिर आखिरी ऑप्शन आता है बुक पब्लिशिंग का, कि बुक पब्लिशिंग करके आईएसबी ले ले, ताकि आप लड़ सकें उस चीज के लिए। और मेरी समझ से वो लड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो क्रेडिट ही है जिसके लिए हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। और हर रचना हमारे लिए ना बहुत खास होती है। भले ही वो अच्छी हो बिल्कुल। या खराब हो या वो हो, लेकिन हमारे लिए वो हमारा एक बच्चा होता है जिसे हमने मतलब एकदम पाला पोसा होता है। उसे हमारे लिए न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसे मैच्योर कर रहे होते हैं हर कहानी हर कविताएं। और उसका क्रेडिट कोई और लेकर चला जाए तो वो सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है। तो हमेशा यही है कि मैं तो छोटे छोटे जगह पे जाके लड़ लेता हूँ। लोग बोलते हैं अरे छोटे ने तो कॉपी करने का, नहीं कॉपी किया ये गलत बात है, आपको मेरा क्रेडिट देना बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। वो बिल्कुल। चाहे बिल्कुल। छोटा प्लेटफॉर्म हो चाहे बड़ा 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 प्लेटफॉर्म हो। अच्छा, अब जैसे दोस्तों के लिए लिख रहे हैं या किसी के लिए लिख रहे हैं तो उसमें कोई बंदिश नहीं होती यार। हाँ, वो मैंने अपने सोल तरीके से दिया। जैसे मेरी एक शॉर्ट फिल्म है यस आई स्टैमर, जो कि स्टैमरिंग के ऊपर है और वो पोइट्री भी है, और पोइट्री के ऊपर ही हमने एक शॉर्ट फिल्म करी थी। वो शॉर्ट फिल्म द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन में स्कूलिंग के लिए दिखाई जाती है। वहाँ पे लोगों को, और वहाँ क्या के बात जो स्कूल से जाके बच्चों के लिए सेमिनार करते हैं उनमें दिखाई जाती है। वो मैंने उनको कंटेंट फ्री में दिया हुआ है। मतलब है। कोई बिल्कुल। चार्जेस नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे कॉज के लिए हो रहा है। अब उसी जगह पर बिल्कुल। उन्होंने मेरी यूट्यूब से चोरी करके दिखाना शुरू कर दी होती तो फिर वो गलत हो जाता। बिल्कुल। तो क्रेडिट इज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और देखना चाहिए और लड़ना चाहिए इसके लिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। भले ही 2 लाइक पे 2 लाइक आ रहे हो उस पर किसी ने चोरी किया हो, या फिर उसमें 2000 लाइक आ रहे हो, लेकिन आपका कंटेंट गया है 2 लोगों के पास भी गया है तो वो गलत तरीके से गया है। वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल भाईजान। और इसके साथ मैं कुशागर भाई आपके पास आऊंगा। कोई एक किस्सा जो किसी कहानी से जुड़ा हो और आपके साथ रियल लाइफ में हो चुका हो। पहले आपने कहानी लिखी, फिर आपके साथ हुआ हो, क्योंकि अक्सर हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारे साथ बीत चुका होता है। तो कभी ऐसा कोई ऐसा हुआ हो सीन की आपने कहानी लिखी है और अचानक से आपकी जिंदगी में वो चीज हो जाती है और आपको याद आता है कि यार ये तो मैंने कहानी लिख चुका हूँ और मेरे साथ ही हो रहा है? हाँ, वो मेरे साथ बहुत बार डेजा वो होता रहता है इसके लिए। तो मैं कहानी वहानी लिखता हूँ और फिर बाद में उस कहानी के मेरे को उसी नाम के किरदार मिलते रहते हैं। तो उस नाम के किरदार मिलने लगते हैं, तो मैं उनको ऐसे भेजता हूँ कि देखो मैं तुम्हारे किरदार पहले ही कहानी लिख चुका हूँ। तो वो काफी ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये तो काफी अच्छा स्कैम चल रहा है मेरा जीवन में। तो तो कोई एक किस्सा जो आपको याद हो। जी, मतलब कि एक लड़की थी, तो उस कर मैं ऐसे उसके नाम पे ऐसे कहानी लिख चुका था।
तो फिर जब वो उससे ऐसे मुखातिब हुआ तो मैंने उसको बताया कि ये ऐसे तुम्हारे नाम पे, और वो अच्छी चल रही थी वो कहानी। तो वो कहानी है, वो लाल सलाम कहानी है। तो उसमें उसमें नीलिमा नाम यूज करता हूँ, तो वो बाद में वो लड़की कभी ऐसे मिली तो मैंने उसको दिखाया कि तुम देखो ऐसे। और तो ऐसे बहुत बार हुआ। और एक दो बार जैसे वो बाद में तो काफी कम ही हुआ है कि ये कैरेक्टर्स वाला किस्सा बहुत बार होता रहता है। और एक बार, हाँ, एक बार एक दो कहानियों के साथ हुआ जब मैं उन प्लेसेस पे जाके गया, क्योंकि मैंने सिर्फ माइंड में एक प्लेसेस बना रखे होते हैं कि हाँ कुछ ऐसा सा सीन होगा, कुछ ऐसा सिनारियो होगा, कुछ ऐसा सा सेटअप होगा, और वहां पर ये चीजें हो रही होंगी। और फिर असल में आप वहां पर ऐसे पहुंच जाते हो कभी, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरनलाइज होने लगता है कि अच्छा ये कुछ कुछ तो डेजावू करके है, कुछ तो जीवन में है कि हाँ आप आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, और फिर वो एकदम से जाके हो गया एक दिन। क्या बात। तो ऐसा ऐसा बहुत प्लेसेस के साथ हुआ है एक दो बार तो। क्या कुशाग्र बात है, की क्या बात बात। में ऐड करना चाहूंगा, कुशाग्र की जी भाई भाई। संदीप भाई। जी जी। अभी जब भी हमने अपना ऑडियो कहानियां शुरू किया था तो उसका पहला एपिसोड लिखा था जब शहर हमारा सोता है। और जी उसमें मैंने एक कहानी लिखी थी कि एक मजदूर की, मतलब एक गरीब फैमिली है, और क्वारंटाइन के चलते उसके उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है, और वो मतलब उसको अस्पताल में ले नहीं जाया जाता क्योंकि वो गरीब तबके का होता है। उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। और वो कहानी रिलीज हुई, लोगों को अच्छी भी लगी जिन्होंने सुनी। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं न्यूज़ देख रहा था और बिहार में एज इट इज घटना हो रही थी। एक लड़का अपने हाथ में अपने बच्चे को लेकर दौड़ रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, और वो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो कभी कभी कहानियां लिख के लगता है, फिर उस दिन खुद पे गुस्सा आया था कि यार ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि, मतलब ये मैंने क्यों लिख दिया था और ऐसा हो गया। और वो बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था न्यूज़ देखना मेरे लिए कि यार मैंने, मतलब वो राइटर्स कर्स बोल सकते हो कि वो लिखा और वो चीज़ हो गई। तो बहुत बार ऐसे भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपने कुछ पहले से ही लिख दिया है और वो चीज़ बाद में जाके घटित हो रही होती है। तो वो मेरे लिए बहुत अभी रिसेंट ही मतलब रिसेंट ही हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। जनरली कभी ना कभी हमें अफसोस भी होता है कि यार जो चीज़ लिखा शायद नहीं लिखना चाहिए था। और कई बार हम कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी लिख देते हैं कि यार ये तो मतलब ज़िंदगी का सबसे नेक काम मैं कर चुका हूँ। तो इसके बाद ही मैं आऊँगा प्रभात भाई आपके पास। हम्म। कुछ टाइम पहले आप एक स्कूल में गए थे और छोटे बच्चों को आपने कहानियां सुनाई थी। तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें और कैसे उस स्कूल वालों के साथ आपका राब्ता बना, और जब आपने बच्चों को कहानियां सुनाई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो ना एक्चुअली सबसे टफ स्टेज थी मेरी कहानी सुनाने की। एक्चुअली वहाँ पे क्लास 1 से लेके 10 तक के लड़के थे। मैं भी इस कंफ्यूजन में था कि अगर मैं काफ़ी छोटी कहानी सुना देता हूँ तो बड़ों को बोर लग जाएगा, और अगर क्लास 10th के लायक कहानी सुनाता हूँ ना तो फिर वो कक्षा एक वालों के ऊपर से निकल जाएगी। सबसे टफ सिचुएशन थी। कम से कम 300-400 बच्चे होंगे सामने, और माइक नहीं था, सिर्फ गले से चिल्लाना था आपको। तो उसके बाद ना 2 दिन मेरी गले से आवाज़ नहीं निकली। उससे प्यारा, लेकिन उससे प्यारा इवेंट मैंने कभी नहीं किया। बच्चे आगे पकड़ पकड़ के कह रहे थे भैया अब बताइए, और बताइए भैया, और सुनाइए भैया। वहाँ कहानी सुनाई थी मैंने पहाड़ कि कैसे पहाड़ टूट जाते हैं और फिर लास्ट में पहाड़ के ऊपर जो कुआं है उसका पानी सारा बह जाता है, फिर गांव अकाल से मर जाता है। वो सबसे बेहतरीन इवेंट था मेरा। सबसे अच्छा भी लेकिन सबसे टफ भी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हुआ कहानी चुनने में कि सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अभी अभी जैसे भी कहानियां लिखते हैं वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लिए होता है, पर्टिकुलर एक हाँ। कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। और वहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो कोई एक ऐसी कहानी जो सभी को प्रॉपर समझ भी आए, इंटरेस्ट भी लें, और सभी को एग्जैक्टली वही मतलब समझ पाए जो आप समझाना चाहते हैं। क्योंकि सबके सोचने का नजरिया अलग अलग है, और एक ही बात को सब लोग अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो चीज़ें तो अपने आप में खास थी, और वो एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा। तो अभी हम सेशन को कंक्लूड करने के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी 2-2 मिनट लें, और जो नए राइटर्स हैं उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज। फैजी मैम आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक हम सभी लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो ऐसा नहीं है जो यंग आने वाले राइटर्स है वी ऑल आर लर्निंग। तो वो सबके लिए है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपका पैशन आपको कमा के नहीं दे सकता, तो वो सरासर गलत चीज है। अगर आप
तो लगाइए तो आप तरीके निकाल सकते हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग का इंसान को लगता है कि यार इसमें, जैसे कई सवाल मेरे से आते हैं, इसमें पैसे आते हैं, मतलब गुजारा हो जाता है, ये तुम्हारे बिल वगैरह हो जाते हैं। तो एक जो एक स्टीरियोटाइप है कि ये जो आर्टिस्टिक जितनी भी चीजें होती हैं उनसे आपको सिर्फ बॉलीवुड के थ्रू ही पैसा आ सकता है, आप तभी सरवाइव कर सकते हैं, यू नीड अ पैरेलल जॉब, ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें आप खुद सोचिए कि आपका नीश क्या है। जस्ट आप फोकस कीजिए अपनी नीश पे और उसमें से तरीके निकलेंगे कि आप कैसे शुरुआत में सरवाइव करेंगे, उसके बाद कैसे आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा, एंड मेनी अदर थिंग्स। आप उसके थ्रू ही अपना जो एक होता है कि मुकम्मल जिसे हम बोलते हैं, एक मुकम्मल स्टेट जिसे हम बोलते हैं, आपकी जहनी तरीके से भी, आपके पैसे के तौर पे भी, और जो आपकी फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उस तौर पे भी, तो वो नीश ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए। तो अभी मैं सिर्फ ये एग्जीक्यूशनल स्टेप्स का बोलूंगी, क्योंकि आपके अंदर जो आइडिया है वो तो आ चुका है, इट्स जस्ट कि आप एग्जीक्यूशन कैसा करते हैं। या डन। अच्छा, मुझे बोलना है। हेलो। हाँ, हाँ जी रतन भाई आप। तो ये पहले मैंने कभी किया नहीं है फ्रेंकली, कि किसी को एडवाइस देना कि आप कहानियां कैसे लिखो, और क्योंकि एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लिख रहे हो कहानियां या कविताएं या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हो। कोशिश नहीं करना है कुछ भी लिखने का। मैं इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, डीमोटिवेट जरूर कर सकता हूँ कि कोशिश मत करना, क्योंकि हम कोशिशें वैसे भी बहुत सारी कर रहे हैं। तो लिखने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारा मन करता है लिखने का, तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें बाकी कामों से जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो तुम्हें लिखकर शांति मिलती है, या जर्नल लिखो, डायरी लिखो, कहानी लिखो, कुछ भी लिखो। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी माना जाता है कि अगर आप रोज जर्नल लिख रहे हो, डायरी लिख रहे हो, तो आप थोड़ा अच्छा फील करते हो। तो लिखो। लिखने से आप कई बार बोल नहीं पाते हो, तो आप लिख के वो चीजें एक्सप्रेस कर पाते हो। लेकिन हाँ, अब उसको आप किस तरीके से आपको लेना है, अगर आप प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो, तो फैजी ने बहुत सही चीज बता दी है कि देयर इज अ वे ऑफ एवरीथिंग। अगर आप घर से निकलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो लेकिन हाँ, ये 2 लाइन जो मैंने कभी लिखी थी, वो मैं अभी एक पोइट्री के बीच में इसमें पढ़ना जरूर चाहूंगा जरूर कि जरूर जरूर। "अगर तुम भी चलो आकाश में, मैं ये कैसे बोल दूं जब घर नहीं है पास में"। क्या तो बात मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम छोड़ दो। कल को कोई मेरे से आके बोले कि यार तुमने कहा था यहाँ तो यार पैसे वैसे मिल जाते हैं, बट अभी नहीं मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप मतलब प्रोसेस, तो जैसे कुशाग ने कहा कि मैं प्रोसेस एंजॉय करता हूँ, उसके बाद पैसे वैसे बनाना आपका काम है, वो आप दिमाग लगाओगे, कहीं ना कहीं से अच्छा कर रहे होगे तो लोग आपको अप्रोच कर देंगे। और फॉर बीइंग मोटिवेटेड, मैं सबको बस इतना बताना चाहूंगा, जो जो लोग देख रहे हैं उनको, कि मुझे जो एक जॉब मिली जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब है, वो मुझे सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि मैं पोइट्री लिखता हूँ या स्टोरीज लिखता हूँ। क्या बात तो अब मैं वो जॉब बोलूं कि मैंने इंजीनियरिंग करी है इसलिए मिली या मेरे कविताओं की वजह से मिली, लेकिन मैंने एक जॉब छोड़ी कविताएं लिखने के लिए, और 2 साल तक वो जॉब छोड़ के सिर्फ इसी में रहा। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो आप वो करो जो आपका मन करता है, किसी के कहने पे मत जाओ। बहुत बढ़िया। और एक इंजीनियर्स के बारे में एक चीज कही जाती है कि आपको इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फील्ड में कम, बाकी फील्ड में ज्यादा दिखते हैं। और ये सच्चाई भी है यार। कहा जाए कि इंजीनियरिंग लाइफ इतनी कह लीजिए स्टडी इतनी ज्यादा टफ होती है कि हर न किसी को एक अलग पैशन जरूर रखना पड़ता है अगर उनको इंजीनियरिंग कंटिन्यू करनी है। कई म्यूजिक के साथ जुड़े रहते हैं, कई राइटिंग से जुड़े रहते हैं, कई रैपिंग करते हैं, तो सभी। एजुकेशन वो एक अलग टॉपिक है, जो अगर हम छेड़ेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। तो अभी के बिल्कुल। लिए आई एम श्योर बहुत जल्दी हम दोबारा ये ऐसा टॉक सेशन करेंगे और उसमें वो चीज जरूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं कुशागर भाई आपके पास आऊंगा। तो ऐसा वो मीम चलता है ना कि कुछ है मीम, तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि बस ईट, राइट, पढ़ो और फिर देन रिपीट, ये लूप में करते रहो, बस यही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। और एक टाइम तक करते रहो। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि तुम्हें लिखना है कि नहीं लिखना है। बाकी नहीं पसंद आएगा तो किसी और काम में ये चीजें अपना ले। क्या बात है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाईजान। प्रभात भाई आप।
हाँ, मैं लिखने वाला था कि हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं, अभी लिखते हैं। तो ना अगर आप लिखते हैं तो लिखिए ही, उसे मतलब दिल से लिखिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कभी मत लिखिए। मैं कुछ साल पहले मैंने लिखना, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि इसमें चुगताई का। ओके, व्हाट इज दिस? हाँ, हेलो, हाँ जी भाई, आ कॉल। रही है बात। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था एक्चुअली। तो हाँ, मैं एक 2 साल पहले मैंने कैसे बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी इसमें चुगताई भाई का एक। आपका कैमरा, एक सेकंड एक सेकंड, भाई जी आपका क्या हुआ? कैमरा जो है वो कैमरा ऑफ हो गया है, 1 मिनट कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, ये क्या हुआ? सॉरी, अब हुआ क्या? एक सेकंड, अरे आप यार, शो वो जब कीजिए अभी। कैमरा मतलब, हाँ, आ गए। अच्छा हाँ, आ गए भाई, एक आ मिनट। गए। अब आ गया। हाँ ठीक है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली मैं 2 साल पहले ना, मैं सबको एक लाइन बताता हूँ कि इसमें चुगताई का एक है, लिहाज के इर्द गिर्द एक लेख है गुनाहगार में। मैंने 2 साल पहले वो पढ़ा था, तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है। वो जैसे कहती है, जस कहता है कि मंटो साहब में बड़ी गंदगी है। तो वो कहती है कि दुनिया में भी तो गंदगी है। फिर कहती है अगर दुनिया में गंदगी है तो उसको दिखाना चाहिए ना। अरे यार, सॉरी 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 यार, ऑफिस वाले भी। हेलो, सॉरी, ये ऑफिस हाँ को जी, आना था यार। सॉरी कोई दिक्कत सॉरी। हाँ, तो वो नहीं। कहती है कि अगर दुनिया में गंदगी है तो उसको दिखाना चाहिए, तभी तो साफ होगी ना। तो अगर आप बिल्कुल। यार क्या ये कॉल, आप एक मिनट ना, सॉरी थोड़ी, आप, मैं थोड़ी आ, ड्रॉप करता हूँ ऑफिस वाले। सॉरी नहीं नहीं, सॉरी, जरूर। मैं अरे ड्रॉप कोई करता दिक्कत हूँ। नहीं है। सॉरी सॉरी। मैं कॉर्पोरेट में जब था, अभी तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी हुई है, अभी फुल फ्लेज मैं पोइटिक आत्मा ही रन कर रहा हूँ। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे पता कि मेरा इवेंट 3 बजे है और ऑफिस का काम पड़ा हुआ है, और अगर ऑफिस का काम छोड़ा तो इवेंट जाएगा, ऑफिस वाले मेरे को निकाल देंगे, और इवेंट छोड़ा तो मेरे अपने लोग जो हैं वो से नाराज हो जाएंगे। तो हमेशा मुझे इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाने में हमेशा दिक्कत आती रही है। तो फाइनली 7-8 महीने दोनों कंटिन्यू करने के बाद एक दिन अचानक से दिल में पता नहीं क्या आया। मैंने कहा बस, अब जॉब हमसे नहीं होगी, हम कॉर्पोरेट कीड़े नहीं बन सकते हैं। और उस दिन हमने जॉब छोड़ दी, इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर लेंगे। और टाइम इतना अच्छा हुआ कि 1.5 महीने बाद लॉकडाउन हो गया। और एक तरीके से कहे, अगर राइटर के हैसियत से देखें तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे भी घर में पड़े रहते थे लिखते हैं, और अब भी घर में पड़े हैं और लिख ही रहे हैं। तो खासा फर्क नहीं है, बट ये है कि बाहर आना जाना बिल्कुल, जो एक उम्मीद भी थी कि लोग घर वाले ये कह देते हैं कि बेटा ये काम कर दो वो काम कर दो, उन सब से भी छुटकारा मिल गया है अब। तो मोहित भाई, जब तक प्रभात भाई हमसे कनेक्ट होते हैं, आप आपसे मैं कंक्लूडिंग नोट चाहूंगा। जी भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है राइटिंग के लिए, अगर आप लिखते हैं, इस तरह से अगर इसे समझना चाहें कि किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए या किसी भी चीज के लिए रियाज की जरूरत होती है। आप क्रिकेटर हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डांसर हैं तो रोज रिहर्सल्स करते हैं, आप सिंगर हैं तो रोज रियाज करते हैं। तो राइटिंग का रियाज सबसे महत्वपूर्ण होता है पढ़ना। तो अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप लिख नहीं सकते हैं। आप मे भी आपके पास बहुत अच्छे ख्याल आए, आप लिख ले, लेकिन वो आपका जो गागर होगी ना, एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर उसे असीमित बनाना है तो आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर आप 1,000 शेर पढ़िए तो एक शेर लिखिए। और पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, आपको बहुत सारे डायमेंशंस मिलते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा यही सजेस्ट करता हूँ और इसी पे करता भी हूँ कि खूब पढ़ो, कम लिखो। कम से कम लिखिए। हाँ, ये भी जरूरी है कि आप रोज लिखिए, लेकिन वो रोज जो लिख रहे हैं वो बस एक रफ नोट लिखिए, अपने रियाज के तौर पे लिखिए। आपने अगर 1 घंटे का वक्त निकाला, 1 घंटे में कुछ पढ़ा, उससे आपने 5 मिनट का भी कुछ लिखा। आपको अगर याद हो तो पहले लोग डायरी लिखते थे। और जी। और ये डायरी लिखने से ये और रोज लिखने से ये होता है कि जो ये राइटर्स ब्लॉक वाली चीज होती है ना, अगर आप राइटर हो तो आपको राइटर्स ब्लॉक आ ही नहीं सकता है। इफ यू आर अ राइटर, आप कभी बिल्कुल। भी, आपको राइटर ब्लॉक नहीं है। अगर आपको राइटर ब्लॉक आ रहा है तो आपने पढ़ना खत्म कर दिया है, जाके पढ़िए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बाद में पैसे कमा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको अगर लिखना है तो आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे एस्पायरिंग राइटर्स और हम सब से जो भी लोग सुन रहे हैं, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और हिंदुस्तान का लिटरेचर तो इतना महान है कि आप एक एक लैंग्वेज पे पूरी पूरी चीजें पालेंगे। आप साउथ का लिटरेचर देखिए, आप बांग्ला का लिटरेचर देखिए, मराठी लिटरेचर देखिए, अपना हिंदी लिटरेचर देखिए, उर्दू लिटरेचर देखिए, संस्कृत लिटरेचर देखिए। इतनी वास्ट चीजें लिखी हुई हैं कि पढ़ने वाला तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता।
और आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो यही संदेश है कि मतलब पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, कम लिखिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ प्रभात भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी शुरू होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला। फैजी खान मैम, मोहित भाई, कुशाग्र भाई, रतन भाई, और जितने भी लोग जो इस वक्त में एक सेकंड माइक, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और काफ़ी लोग हमसे जुड़े रहे इस दौरान। रतन भाई, आपके लिए कुछ सवाल अभिषेक जैन जी ने छोड़े हुए हैं कमेंट्स पे, आप ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही अंशुल भाई जुड़े रहे हमारे साथ, सोनाली मैम जुड़े थे, नवीन गुप्ता सर जुड़े थे, अभिषेक भाई जुड़े रहे। तो इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना वक्त निकाला और इस पूरे सेशन को देखा। और इन सभी चीज़ों के बाद मैं कुछ एक चीज़ें अपनी तरफ से मैं सभी को बता दूं कि इस पूरे सेशन के दौरान हमने कुछ एक चीज़ें जानी, जिनमें से सबसे ज़रूरी बात यह कि लिखने के लिए ना लिखें, जब ऊपर से आमद होगी तभी आप लिख सकते हैं। और हमेशा हमें पता होता है कि जब हम लिखने लगते हैं कि स्टोरी हमें एक बार आती है, और कई बार हम खुद जानबूझ के लिखने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। जब तक आपका दिल ना करे तब तक ना लिखें। और मोहित भाई जी ने बताया कि हाँ, लिखने के लिए पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 100 शेर पढ़ते हैं तो कम से कम एक शेर लिखें, या 1000 शेर पढ़ते हैं तो एक शेर लिखें। और कुशाग्र भाई ने अपने बेबाक अंदाज में ही बता दिया कि जैसे मेन था कि ईट ईट वर्क रिपीट, ईट वर्क रिपीट, और सेम उसी तरह से। और फैजी मैम ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने राइटिंग से जुड़े, और इस वक्त राइटिंग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। प्रभात भाई से हमने एक चीज़ें सीखी कि कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करना है, और आपके दिमाग में इतनी सारा जो आपका अग्रेशन है उसको कैसे कलम के तरीके से किसी के सामने लिखना है या उसे बयां करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस सेशन में जुड़े और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया, और जितने लोग जुड़े। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।